आप गुड नाइट बोल रहे हो डायरेक्टली। चलिए गाइस, ऑडियो क्लियर है सबको? मेरी आवाज आ रही है? कल वाली मैडम कहाँ गई? यहाँ बैठे थे वो। आ रही है? आज आ रही है आवाज? चलो जल्दी 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 फटाफट बैठ जाओ सब लोग। अपने अपने बुक्स ओपन करो। सबको नोट्स मिले क्या? चलो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करें क्या? ठीक है, सर के पास यही था क्या? रहने दो ये। चलो एवरीवन सेटल डाउन फास्ट। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून में थोड़ा डल लगता है मन में। आपको लगता है कि आधा दिन आपका कुछ हो गया है, बस बचा कुचा दिन निकालना है, वो फीलिंग नहीं चाहिए हमको। तो गुड नाइट है ना, तो कुछ बचा ही नहीं है। चलो YouTube पर सब लोग ऑडियो वीडियो सब कुछ सुन पा रहे हैं क्या अच्छे से? विनोद रेड्डी चैनल का एक्सेस दो मुझे उस। हाँ चलिए, इंक्रीज वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। लेट अस क्विकली स्टार्ट। सो गाइस, आपको मैंने होमवर्क दिया था। आई एम स्टार्टिंग विद द होमवर्क पार्ट। सब लोग रेडी है? इस चैप्टर में हम लोग एक एडिशनल चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। कल के सिलेबस ओवरव्यू में हमने बोला था बेसिक्स ऑफ एफएम, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम पढ़ा था ना। उसमें एक एडेड पोर्शन मैंने ऐड किया है, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपके मैथ्स के सिलेबस में फाउंडेशन में पढ़ा आपने, बट आई वोंट अज्यूम कि आपने पढ़ा है। नहीं, बट मैं कोई अजम्पशन से नहीं बढ़ूंगा आगे, मैं खुद आपको बेसिक से पूरा पढ़ाऊंगा। यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में सॉल्व करेंगे। आपके होम एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाएगा, आपके साथ यहां पर डिस्कस किया जाएगा बाय प्रॉपरली सॉल्विंग इट। नो डाउट एक्सपेक्टिंग कि आपने घर पे सॉल्व किया है। ठीक है? लेट्स स्टार्ट विथ योर होम एक्सरसाइज पार्ट। यस गाइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहला फंक्शन क्या था? नो वन विल टॉक, एवरीवन विल फोकस। देखो, फन के साथ पढ़ना है, बट क्लास के अंदर ऐसा फन मत करो कि दूसरों को डिस्टर्ब हो। ठीक है? ठीक है, तो डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा, दैट वोंट बी टॉलरेटेड। सब लोग ध्यान देंगे इस बात का।
पहला चीज क्या बोला था अपन ने? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अब प्रॉपरली लिखना मेरे साथ मेन बुक में फ्रंट पेज पर, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। कल हमने इसका सेकंड नेम डिस्कस नहीं किया। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स हैज अनदर टर्मिनोलॉजी। ध्यान से सुनो, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट क्या करता है पता है ना आपको? डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पूछता है। जैसे कल मैंने आपको बोला था, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स इज नथिंग बट रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो वैसे ही सेम दोस्तों, आपको यहां पर अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो भी आने वाले हैं उसके लिए आपको कंफर्टेबल, कन्वीनियंट रहना है कि आपको ये सब टर्मिनोलॉजी आते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप रिपीट करोगे। ओके एवरीवन? सो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स इज व्हाट? मीनिंग क्या था इसका? ब्रिंगिंग मनी इन द बिजनेस, विच इज कॉल्ड एज, लिखो मेरे साथ, फाइनेंसिंग फंक्शन। क्या बोला था इसको? फाइनेंसिंग फंक्शन। What is financing function, my friends? Bringing money in the business. Bringing money in the business. Financing function. इसके अंडर में कितनी चीजें आएगी? 3 चीजें आएगी। The very first will be types of financing. Everybody, types of financing. What is the meaning of types of financing? क्या क्या choices है हमारे पास फाइनेंसिंग के वक्त? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन, ये सब हमारे लिए क्या बन गया? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ऑलरेडी लिखा है, अब क्या करूं? तो वापस एक बार चेक कर लो, कुछ छूट तो नहीं गया। और जो मैं आज आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी लिखा दे रहा हूं, तो उसके नीचे या ऊपर जहां पर भी स्पेस रहेगा प्रॉपरली लिख देना, और वहां स्पेस नहीं रहेगा तो नीचे एक अलग लाइन लिखना। प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंसिंग फंक्शन। नाउ सेकेंड चीज क्या देखा जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा जाता है। When you procure your finance, you always look for cost of finance. How should be your cost of finance? Least cost. Your cost of finance should be dash preferred, least preferred. कभी भी याद रखिए, पैसा जो बिजनेस में आ रहा है उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है। कोई भी पैसा आपको बिजनेस में फ्री में देगा क्या? इक्विटी वाले लोग फ्री में दे रहे हो क्या? डिविडेंड एक्सपेक्ट करते। प्रेफरेंस वाले लोग प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेक्ट करते। डेट वाले लोग इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते। डोंट यू थिंक दिस इज कॉस्ट ऑफ यूजिंग योर फंड्स? कंपनी के एंगल से क्या बन गया? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे निकाला जाएगा? डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन, उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है। क्या बोलते हैं उसको? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसा चाहिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कम से कम चाहिए, मिनिमम चाहिए। Are you understanding? Now, based on cost of capital as well as looking at the risk, you decide your company's capital structure. Very good. What is capital structure? Mix or combination of long-term funds in the business. एक बार बोलिए सब लोग, mix or combination of long-term funds in the business, जिसको हम लोग proportion बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? प्रपोर्शन ऑफ व्हाट? लॉन्ग टर्म फंड्स। कल का एग्जांपल 2:1 का 100 करोड़ चाहिए थे, 40 करोड़ आपसे लिए, 40 करोड़ इनसे लिए, 20 करोड़ उनसे लिए, तो मेरा रेशियो क्या बन गया? 2:1। ये क्या है? प्रपोर्शन ही तो है। तो प्रपोर्शन ऑफ फंड्स को हम बुला रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। एवरीबॉडी, कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट mix or combination of long term funds.
नाउ ये मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स अगर आपको मिनिमम कॉस्ट देता है और रिस्क को कैसा रखता है, बैलेंस, बैलेंस अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ आवर कंपनी, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, एडवांटेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसको लेवरेज बोला है। मैडम खड़े हो जाओ आप, लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, यस। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? माइक है, माइक, स्टूडेंट माइक पास करो जरा, ये माइक पास करो। फास्ट, जरा जल्दी फास्ट करना दो। माइक ऑन कर दो पहले। यस, बोलिए क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ, तो कैसे डिसाइड करते हैं आप कैपिटल स्ट्रक्चर? पहले हम लोग जब फंड्स लेते हैं, लाइक हम लोग जब फंड्स लेते हैं तभी हम लोग पहले अलोकेट करते हैं कि अब छोटे से लाइक कैसे अलोकेट करना है, कौन से प्रोपोर्शन में अलोकेट करना है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। हाँ, वही क्या देख कर डिसाइड करते हैं आप? लाइक बिजनेस का साइज देखते हैं कि वो स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। बीकॉम करते हो साथ में सीए के? हाँ। कर रहे हो ना? हाँ। दिख के आ रहा है तुम बीकॉम कर रहे हो, है ना? मतलब नहीं मालूम तो भी बोल पा रहे हो। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। ऐसे जनरलाइज आंसर के लिए सीए में 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ पेजेस इंटू 2 मार्क ईच पेज, ऐसा नहीं होता इधर, बराबर ना? बैठ जाओ। सॉरी सर। मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स डिसाइड होता है। अब तक तो 2 ही पॉइंट देखे, एक और पॉइंट है, मैंने आपको कल बोला था जो बाद में आएगा, तो आज वो भी पॉइंट आ जाएगा। फिलहाल के लिए तो 2 पॉइंट्स है। कौन से 2 पॉइंट्स है? रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा होना चाहिए? लीस्ट होना चाहिए। और आपका रिस्क ऑफ फंड्स कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड, बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ आवर कंपनी। ठीक है, तो ये अगर आप डिसाइड कर कर प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो, रिस्क को बैलेंस रख रहे हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम रख रहे हो, तो ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं? लेवरेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज इज एडवांटेज। एवरीवन, लेवरेज का मीनिंग होता है एडवांटेज। नाउ इसके बाद आपका पैसा बिजनेस में आ चुका है, अब हम क्या करेंगे? उसे अलोकेट करेंगे, उसे यूटिलाइज करेंगे, तो इसे बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स शुड गिव यू मैक्सिमम रिटर्न्स। एवरीबॉडी, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स शुड गिव यू मैक्सिमम रिटर्न्स। कल मैंने एक बात बोली थी आपको कि रिटर्न्स जितने ज्यादा और कॉस्ट जितना कम, उतना प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। मतलब मेरे ओवरऑल पैसे का कॉस्ट कैसे चाहिए? कम, और उसे बिजनेस में डिप्लॉय कर कर मुझे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो कैसे चाहिए? ज्यादा। तो जितने ज्यादा रिटर्न्स आएंगे और जितना कॉस्ट कम रहेगा उतना कंपनी का प्रॉफिट्स ज्यादा होगा। करेक्ट? नाउ यूटिलाइजेशन के लिए एक और नाम है दोस्तों, यूटिलाइजेशन के लिए भी एक और नाम है। जैसे आपने इधर लिखा फाइनेंसिंग फंक्शन, वैसे वहां पर होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं उसे? लिखिए मेरे साथ, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। दिस इज अनदर नेम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कितने फंक्शंस हो गए? 2। फाइनेंसिंग मतलब बिजनेस में पैसा लाना, इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना। लाने के वक्त का टारगेट मिनिमम कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट के वक्त का टारगेट मैक्सिमम रिटर्न्स। सिंपल है? ओके। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स कितने हैं? 2 टाइप्स थे। पहला था शॉर्ट टर्म और दूसरा था लॉन्ग टर्म। तो आइए इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप लिखते हैं। पहला लिखेंगे शॉर्ट टर्म और दूसरा लिखेंगे लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म अकाउंट्स की भाषा में होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको फाइनेंस में एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, कैपेक्स। व्हाट इज कैपेक्स? कैपिटल बजटिंग, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स।
ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. नाउ लॉन्ग टर्म के यहां पर हम लिख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दे इंपॉर्टेंट? यस. कितने रीजंस कल डिस्कस किए थे? 3 डिस्कस किए थे. फर्स्ट रीजन क्या था? लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस. आज का फैसला आने वाले कई सालों तक इंपैक्ट करेगा, तो सोच समझ के लो. करेक्ट. एक सही प्लांट परचेस कर लिया, अगले 5-10 साल जितने भी साल वो लाइफ ऑफ प्लांट रहेगा, जबरदस्त. अगर एक प्लांट गलत परचेस कर लिया तो अगले 5-7 साल 10 साल जितने भी साल उसका लाइफ रहेगा, आपका ROI, व्हाट इज ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कम हो जाएगा. ऑब्वियसली आज का एक फैसला आने वाले कई सालों तक इंपैक्ट कर रहा है. इसको हम बुलाते हैं लॉन्ग टर्म इंपैक्ट. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पहला इंपॉर्टेंस होता है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट या इंप्लीकेशंस. इंपॉर्टेंस नंबर 1 लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, इरिवर्सिबल, मतलब एक बार फैसला ले लिया तो अब आप वापस नहीं बोल सकते हो कि नहीं 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 अब ये प्लांट बेच दो. 2 करोड़ का प्लांट लिया, 2 महीने बाद बोल रहे हो बेच दो. कोई 2 करोड़ में लेगा आपसे? आपका वो प्लांट कम से कम 50 लाख का लॉस देगा आपको, 60 लाख का देगा, 80 लाख का देगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी जरूरत कितनी है. सही है ना? सामने वाला जो परचेज करेगा वो देखेगा कि तुम क्यों बेच रहे हो, और जितना उसको समझेगा कि तुम बेचने के लिए डेस्परेट हो, उतना तुम्हारे वो प्लांट का कॉस्ट क्या करता है, प्राइस कम देता है. तो इसलिए दिस डिसीजंस आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल इन नेचर. इरिवर्सिबल इन नेचर. तो ये जो डिसीजंस है ये रिवर्सिबल नहीं होते, मतलब फैसला ले लिया बस ले लिया, आगे पे रिवर्स मत करना. ये कोई परचेस रिटर्न जैसा नहीं है, परचेस कर दिया फिर रिटर्न कर दिया, इतना आसान नहीं होता. लास्टली ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ह्यूज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? ह्यूज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? बड़ा अमाउंट आज आप आपकी कंपनी से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इतना बड़ा अमाउंट है, इतने टाइम का अगर वो एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, तो आपने क्या करना चाहिए? सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है. करेक्ट. आप कभी भी कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप CA क्लासेस की फीस भी भर रहे हो, भाई अमाउंट तो बड़ी है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे ना. इसलिए तो कुछ लोग क्या बोलते हैं उसे, डेमो मोड पे है ना. डेमो मोड पे, वो अलग बात है कि उसके क्राइटेरियाज क्या क्या है. आपके डेमो मोड के क्राइटेरियाज बहुत सारे होते हैं. लास्टली देखते कि टीचर का कितना समझ रहा है. बाकी चीजें क्या है? बाकी चीजें क्या है कि भाई वो कैसे ड्रेसिंग करते हैं. इसलिए मैं आज टी शर्ट जींस पहन के आया, देख लो सब. बाद में बोलना मत डेमो में तो आप सूट पहने थे सर, बाद में के लेक्चर्स में आपने सूट नहीं पहना, रिफंड दो, है ना. तो भैया ये जो पॉइंट होता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ये क्या बोल रहा है? अगर तुम पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हो, इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो. कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है. अदर देन दैट और भी रीजन है, बट इंपॉर्टेंटली ये 3 है. इसकी वजह से हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इवैल्यूएट करने के लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो आप, ताकि आप आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का फैसला ले सको. ओके गाइस, नाउ कमिंग टू योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हो एज फाइनेंस मैनेजर? मैनेजमेंट ऑफ WC, क्या लॉन्ग फॉर्म है? वर्किंग कैपिटल करते हो. मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल करते हो. और उसके साथ साथ एवरी ईयर आप जो प्रॉफिट कमाते हो, उसमें से कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, और कितना प्रॉफिट रिटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये भी आप देखते हो. तो इसको हम क्या बुलाते हैं? डिविडेंड
डिसीजन मतलब क्या? डिविडेंड का फैसला। डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका फैसला। कुछ कुछ कंपनियों में इतना दम होता है कि वो बोलते हैं डिविडेंड 1 रुपया नहीं मिलेगा, फिर भी इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं। हर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है? आपको पूछ रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, हर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है क्या? नहीं होता है? नहीं? पक्का? ध्यान दो, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो डिविडेंड्स बहुत ज्यादा देती है टू इंप्रेस द इन्वेस्टर्स। आपने देखा है, जैसे कि वेदांता एक कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड उसका ऑलमोस्ट 6% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है वो भी आप रेशियो एनालिसिस में सीखोगे, डोंट वरी। आपको मैंने कल ही बताया था कि आपके दो साइड्स होते हैं शेयर मार्केट को एनालाइज करने के। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कहां कवर होगा? रेशियो एनालिसिस में कवर होगा मेनली। ठीक है, तो कंपनीज जब इन्वेस्टमेंट आप करते हो तब आप डेफिनेटली वेरियस पैरामीटर्स देखते हो, कितना ये कंपनी डिविडेंड देता है, कितने ये कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ते हैं, ये सब देखते हो आप। ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, सब कुछ, और उसके बेसिस पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है कंपनी में। शेयर मार्केट में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग दिख रहे हैं यहां पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले। बेटर रहेगा कि आपके सीए इंटर के एग्जामिनेशन तक आपका डीमैट जो है बंद रहना चाहिए, बेटर रहेगा। क्योंकि जिस दिन तुम आप एक शॉर्ट पोजीशन ले लेते हो उस दिन आपका लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान नहीं रहता है। एक दिन एक पोजीशन लेके बैठे हो आप इंट्राडे, पैसा तो है नहीं ज्यादा, तो करोगे क्या? इंट्राडे ट्रेड करोगे। व्हाट इज इंट्राडे? उसी दिन खरीदा उसी दिन बेचना है आपको। तो कौन सा ध्यान रहेगा आपको मेरे लेक्चर में? 3:30 बजे मार्केट बंद होने वाला है, आप यहां पे ध्यान कहां दोगे फिर? आप मेरे लेक्चर में कभी नहीं देखोगे कि मैं मोबाइल फोन में मार्केट देख रहा हूं, बिकॉज आई नेवर ट्रेड। बीइंग इनटू फाइनेंस फ्रॉम पास्ट 17 years, आई नेवर ट्रेड, आई ओनली इन्वेस्ट। कहां सर, हम भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते। कितना पैसा है तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म? हाँ, इसीलिए थोड़ा कंट्रोल करो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगी ना, आपकी एग्जाम खत्म होगी ना, उसके बाद 2 दिन का फ्री सेमिनार रखूंगा मैं आपके लिए, टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। फंडामेंटल तो आप पढ़ लोगे रेशियो में थोड़ा बहुत, सीए फाइनल में भी फंडामेंटल बहुत आ जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी वगैरह सब कुछ है उधर, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज है सीए फाइनल में। बट टेक्निकल अपने सिलेबस में बहुत कम कवर्ड है। फाइनल मतलब आपने इंटर में तो है ही नहीं, फाइनल में भी छोटा सा टॉपिक है। बट फॉर यू गाइज आई विल एक्सक्लूसिवली कीप एटलीस्ट 3 hours के 2 दिन के सेशन। बट आफ्टर योर बैच नहीं, एग्जाम, आफ्टर योर एग्जाम सेम मंथ में रखेंगे। जनवरी में एग्जाम दे रहे हो, जनवरी एंड में रखेंगे। सितंबर में एग्जाम दे रहे हो, सितंबर एंड में रखेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। बट तब तक आप एक प्रॉमिस करो, आप इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप आपके डीमैट्स को नहीं खोलोगे, बिकॉज आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। हाँ सर, आपके लेक्चर में नहीं खोलेंगे, ऐसा भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि पहले वाले लेक्चर्स में भी ध्यान देना है। सिर्फ एफएम नहीं पास होना है, पूरा ग्रुप पास होना है आपको। एंड इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की वो क्लासेस में अफोर्डेबल नहीं है कि आप 100, 200, 500, 1000, 2000 के लिए कहीं पर भी आप ध्यान भटकाओ। ठीक है, वैसे भी इंटर के अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग आपके स्टॉक मार्केट का और सीए इंटर का दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो कोई ऐसा मत बोलना कि डीमैट हम इसलिए ऑपरेट करते बिकॉज हमको एफएम अच्छे से समझे। वास्तविक जीवन में इसका कोई संबंध नहीं है, तो बेटर रहेगा कि इधर फोकस करो। नाउ शॉर्ट टर्म में अपन ने बोला मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एज वेल एज हमने बोला डिविडेंड के डिसीजंस, राइट? ये सब होना चाहिए था। ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं गाइस। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? रेशियो एनालिसिस। एवरीबॉडी, रेशियो एनालिसिस करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, रेशियो एनालिसिस करते हैं।
रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस से हमको समझता है कि हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। आप सबको पता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटर फर्म और एक इंट्रा फर्म। वर्ड समझते आपको? थोड़ा आइडिया आ रहा है? सुनकर समझ रहा है? इंटर फर्म मतलब दो अलग अलग कंपनीज सेम ईयर। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 23-24 लास्ट ईयर जो हो चुका है उसका परफॉर्मेंस, लेट अस से मैं कंपेयर कर रहा हूं टाटा स्टील एंड कामधेनु स्टील। अब मुझे बोलिए स्टील कंपनी से दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं एंड सपोज हम सेम ईयर में टू डिफरेंट कंपनीज का परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हैं तो इसे क्या बुलाएंगे? इंटर फर्म। इंटर फर्म। कभी इंटर कॉलेज कंपटीशन खेला होगा, इंटर स्कूल खेला होगा, बस वही तो है, बिटवीन टू स्कूल, बिटवीन टू कॉलेजेस, वैसे ही बिटवीन टू कंपनीज। एवरीवन, वैसे दूसरा टर्म क्या रहेगा? इंट्रा फर्म। नाउ फ्रेंड्स, इन इंट्रा फर्म व्हाट वी डू? सेम कंपनी टू डिफरेंट ईयर्स। फॉर एग्जांपल मेरा परफॉर्मेंस 24-25 का आई विल कंपेयर विथ 23-24, तो ये क्या बन जाएगा? इंट्रा फर्म। अंडरस्टूड? यस। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस का ओवरव्यू था। हमने देखा कि इन चैप्टर्स में हम लोगों ने पूरा सिलेबस कवर कर लिया था इस एक डिस्कशन की वजह से। और आज हम क्या कर रहे हैं? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरुआत करेंगे। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 2018 के पहले इसी चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, बट इन्होंने सोचा कि सीए फाउंडेशन में भी है मैथ्स में, तो बेटर रहेगा कि यहां से निकाल देते। स्टूडेंट्स ने वहां तो पढ़ा ही है और इसलिए उन्होंने यहां से निकाल दिया, विदाउट सोचे कि डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे भी दे सकते हैं। जो इन्होंने फाउंडेशन पढ़ा है उन्होंने तो वैसे भी एमसीक्यू गोल 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 किए। तो भैया मैं ये बिलीव ही नहीं करूंगा कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा आता है। हम लोग इस चैप्टर में थियोरेटिकल पार्ट के साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कवर करेंगे। आर यू क्लियर? चलो, तो आपके सिलेबस में सबसे पहले आपको दिखेगा एक थ्योरी क्वेश्चन, आपके नोट्स अगर आप ओपन करोगे तो, टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या दिखेगा? टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। क्या कवर किया बोलो? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो अगर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एफएम फाइनेंस फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे? प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। प्रोक्योरमेंट के वक्त आप क्या देखते हो? वेरियस सोर्सेस अवेलेबल, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। उन सोर्सेस में आप मेनली कितनी चीजें देखते हो? दो आपको पता है, बट एक और चीज आज आपको पता चलेगी। पहले दो चीजें जो आपको पता है प्रोक्योरमेंट के वक्त, वो बताइए क्या है? प्रोक्योरमेंट के वक्त दो चीजें देखी जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि होना चाहिए लीस्ट कॉस्ट, और दूसरा आपका रिस्क ऑफ फंड्स बैलेंस्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी, because higher the risk higher the returns, lower the risk lower the returns. That does not mean take highest risk, it simply means take balanced risk. जितना रिस्क लो जितना तुम्हारी कंपनी को बर्दाश्त होता है, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट के वक्त हम लोग वेरियस सोर्सेज देखते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स देखते हैं। प्रोक्योरमेंट डिफरेंट सोर्सेज से हो सकता है, हर सोर्स का रिस्क अलग होता है, कॉस्ट अलग होता है। लास्ट फैक्टर जो हमने कवर नहीं किया वो था कंट्रोल। तो कितनी चीजें देखी जाती है? तीन, रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल। आगे से इसको हम बुलाएंगे आरसीसी। क्या बुलाएंगे? आरसीसी, रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल। एवरीबॉडी, सीमेंट कंपनी है ना, आरसीसी, यस। तो रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल। रिस्क कैसे चाहिए? बैलेंस। कॉस्ट कैसे चाहिए? लीस्ट कॉस्ट चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पहले रिस्क का मतलब क्या हुआ। कल भी समझाया था, रिस्क के अंदर दो चीजें होती है। किसने पैसा लिया आपसे? कंपनी ने। कंपनी ने आपसे पैसा लिया तो अब बदले में कुछ कमिटमेंट दिया। यस, कमिटमेंट नंबर 1 क्या दिया? पीरियोडिक आपको रिटर्न्स दिए जाएंगे जो कंपनी का कॉस्ट है, आपको दिया जाएगा इंटरेस्ट, आपको दिया जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड।
इनको देने के बाद जो बचेगा उसमें से आपको दिया जाएगा एज इक्विटी डिविडेंड। आर यू ऑल जेपिंग? नाउ पे अटेंशन। दूसरा कमिटमेंट आपको दिया गया कि आपका पैसा आपको वापस भी मिलेगा। डेट वालों को बोला गया यस पक्का मिलेगा भैया, डराना मत बस। इनसे हम डरते हैं बहुत, क्योंकि ये बहुत डेंजर है। अगर इनका पैसा इनको वापस नहीं दिया तो हमारा एसेट सेल ऑफ कर कर पैसा वसूल करते हैं। चलो डिवेंचर होल्डर नहीं है, बैंक है ये, तो ये तो नीलामी कर देगी प्रॉपर्टी डायरेक्टली, सही है कि नहीं? आते प्रेफरेंस वालों पर, प्रेफरेंस वाले लोग भी तो रिडेम्पशन मांगते हैं, तो रिस्क की हद तक तो उनका भी रीपेमेंट का रिस्क आ रहा है। तो कितने टाइप के रिस्क है? दो, पीरियोडिक रिटर्न्स देने के रिस्क है और प्रिंसिपल अमाउंट को रिडीम करने का रिस्क है। आर यू विथ मी? सब लोग बोलेंगे पहला रिस्क कौन सा है? पीरियोडिक रिटर्न्स देने का रिस्क। दूसरा रिस्क कौन सा है? आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम करने वाला रिस्क। ठीक है, इस रिस्क की हद तक भी देखेंगे कि क्या होता है। तीसरा चीज जो होता है, आपका पहला चीज है रिस्क, दूसरा चीज है कॉस्ट। कॉस्ट तो आपको पता ही है, आपका पैसा यूज जो मैं कर रहा हूं उसका कॉस्ट। दो टाइप के कॉस्ट आपके दिमाग में होते हैं जनरली, एक पैसा लाते वक्त जो कॉस्ट लगा है कंपनी को वो, और एक जो पैसा ला लिया है उसको यूज करने का कॉस्ट। मैं कौन से कॉस्ट की बात कर रहा हूं? मेनली यूज करने का कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बोला आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ये मेरा कॉस्ट है। आपको देना पड़ेगा डिविडेंड, ये मेरा कॉस्ट है। आपको भी देना पड़ेगा डिविडेंड, वो मेरा कॉस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट इज नथिंग बट फंड्स को यूज करने का कॉस्ट। समझा? अब तीसरी बात यहां क्या लिखी है जिसको मैंने सर्कल किया है? कंट्रोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल फ्रेंड्स? कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट और वोटिंग पावर्स। बोलो मेरे साथ, मैनेजमेंट और वोटिंग पावर्स। क्या लगता है आपको, वोटिंग पावर्स डाइल्यूट हुआ तो अच्छा है या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए डाइल्यूट। आई विल गिव यू एग्जांपल। रिलायंस किसका कंपनी है? अंबानी का। क्यों? मेरा भी है। हाँ, 100 शेयर है मेरे पास रिलायंस के। बोलो अभी क्या ये कंपनी मेरा हुआ कि नहीं हुआ? यस, पार्ट ओनर। बट दैट पार्ट इन कंपैरिजन टू मुकेश अंबानी इज अ वेरी 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 स्मॉल पार्ट। बराबर है, नेग्लिजिबल भी बोला तो भी चलेगा, बट है ना। तो फिर इज्जत से अपन क्या बन गए? ओनर। तो अपने पास क्या आएगा? वोटिंग पावर आएगा ना। बट फिर भी तुमने बोला वो अंबानी का कंपनी है, क्योंकि दोस्तों, मैडम को उठाओ क्योंकि दोस्तों आप जब शेयर होल्डर बनते हो ना तो आपके पास वोटिंग पावर आता है। जितने शेयर होल्डर्स ज्यादा रहेंगे उतना कंपनी का डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल होगा। तो भैया आज अगर एजीएम में सब लोग प्रेजेंट हो जाए, जितने भी लोग शेयर होल्डर है, मेरे जैसे चिल्लर लोग भी जिनके पास 100 शेयर है वो लोग भी प्रेजेंट है सपोज, और अंबानी भी प्रेजेंट है और वोटिंग पावर हो रहा है, किसकी बात सुनी जाएगी? अंबानी की, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम वोटिंग पावर्स है। तो डू यू अंडरस्टैंड दैट अल्टीमेटली वोटिंग पावर डाइल्यूट क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बट सच में फैसला पब्लिक के हाथ में छोड़ा नहीं जा सकता ना। आज बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला, बिरला ग्रुप, तो ये भी बिरला फैमिली को बिलोंग करता है। ये जो रिलायंस है ये भी अंबानी फैमिली को बिलोंग करता है, उसके क्लोज फ्रेंड सर्कल को बिलोंग करता है, उनके नियर एंड डियर वंस है, उनको ही उनका वोटिंग पावर ज्यादातर दिया गया है। टाटास, बिरलास, जितने भी तुम फेमस कंपनी जानती हो, तो वो सब फेमस कंपनी के पीछे कौन है? उसके मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स है, जिनका आज वोटिंग पावर चलता है, इसलिए कंपनी बराबर चल रहा है। एवरीबॉडी। तो अल्टीमेटली वोटिंग पावर्स डाइल्यूट एक लिमिट तक होना चाहिए। कितने लिमिट तक होना चाहिए? कि अल्टीमेट कंट्रोल शुड बी इन द हैंड्स ऑफ रियल ओनर्स। अगेन डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल शुड बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी। जैसे कि रिलायंस कितने शेयर मार्केट में बेचेगा वर्सेस कल जाके पीएस एकेडमी का एक शेयर सपोज हमने आईपीओ निकाला तो उन्होंने कितने शेयर्स मार्केट में दिए, फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस एंड कंपेयर टू दैट पीएस लिमिटेड, तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंस रहेगा, क्योंकि मेरे शेयर कैपिटल कम रहेगा, फेस वैल्यू पर शेयर दोनों का सेम है, उससे कुछ नहीं होता, फेस वैल्यू पर शेयर है वो। अल्टीमेटली नंबर ऑफ शेयर्स मेरे बहुत कम है, तो मार्केट में मैं कितने शेयर्स दे सकता हूं वर्सेस रिलायंस मार्केट में कितने शेयर्स दे सकता है,
ऑब्वियसली डिफरेंस है कि नहीं? अल्टीमेटली कोई भी ओनर क्या करेगा, ये देखेगा कि परसेंटेज होल्डिंग उसके पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो वो क्या कर रहा है अल्टीमेटली, शेयर इश्यू करते वक्त, डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल करते वक्त कंपनी के साइज को देखकर डाइल्यूट कर रहा है ना, कंपनी के साइज को देखकर डाइल्यूट कर रहा है। सो दिस इज अगेन डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल शुड बी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी। तो वापस से वो क्या बन गया, रिस्क बैलेंस्ड, कंट्रोल डाइल्यूजन ऑल्सो बैलेंस्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लीस्ट कॉस्ट। एवरीवन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा चाहिए, लीस्ट चाहिए, बट रिस्क कैसा चाहिए, बैलेंस। डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल कैसा चाहिए, बैलेंस्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी डैश। क्या लिखोगे यहां पर, कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी डैश, क्या लिखोगे, लीस्ट। अप एरो करके डैश करो वहां पर, कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी, क्या लिखोगे, लीस्ट, एंड देयर शुड बी प्रॉप एंड हेंस अ प्रॉपर, यहां पर भी अप एरो करो, प्रॉपर व्हाट, बैलेंस ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल फैक्टर्स बिकम्स एसेंशियल। क्या लिखा, समझा क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वहां पर आप लिख रहे हो लीस्ट कॉस्ट, एंड रिस्क एंड कंट्रोल के वहां पर आप लिख रहे हो बैलेंस। अंडरस्टूड? जब भी प्रोक्योरमेंट करोगे ये बातें ध्यान रखोगे। प्रोक्योरमेंट के लिए डेफिनेटली स्टेप्स बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाई करो कहां कहां से पैसा आएगा, फिर डिटरमाइन करो आपका फाइनेंस मिक्स, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंस मिक्स का मतलब क्या हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर। एवरीबॉडी, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंस मिक्स। एंड देन आपका रेजिंग ऑफ फंड्स होगा, मतलब बिजनेस में पैसा लाया जाएगा, और फिर एक बार पैसा ला लिया तो उस पैसों से आप बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाओगे। जो प्रॉफिट्स कमाओगे उसमें से कितना डिविडेंड बांटना है, कितना प्रॉफिट रिटेन करना है, ये भी टाइम टू टाइम आपको देखना होगा। करेक्ट? सर डिविडेंड का यहां पर क्यों लिखा गया है? सर डिविडेंड दोनों जगह आ सकता, मालूम है, प्रोक्योरमेंट साइड भी आ सकता है, यूटिलाइजेशन साइड भी आ सकता है। कैन एनीवन एक्सप्लेन हाउ? बोलिए। ओके, कोई और? प्रोक्योरमेंट साइड भी डिविडेंड आएगा, डिविडेंड डिसीजन, और यूटिलाइजेशन साइड भी आएगा। कैन एनीवन ऑफ यू एक्सप्लेन? यस। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा तो मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी, बैठ जाइए। एनीवन एल्स हु वांट टू ट्राई? यस, माइक पास कर दो प्लीज, माइक पास करो, माइक 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 किसके पास? हेलो। यस। जो डिविडेंड है वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होती है, तो प्रोक्योरमेंट के लिए भी वो रिलेवेंट होती है। जो डिविडेंड है वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा लॉजिक। एनीवन एल्स? हेड डाउन वाला पर्सन लास्ट बेंच, क्या हेड डाउन करके सोच रहा है तो बोल दे भाई। यस, दैट साइड लास्ट रो। एनीवन? जल्दी जल्दी कोई तो बोलिए यार, ऐसा मत कीजिए। यस, चलो डेयर मिल्क क्वेश्चन है ये, जो आंसर देगा उसको हमें यहां पर स्टेज पर बुलाकर चॉकलेट देंगे। जल्दी जल्दी बताइए। ये से देखो माइक आ गया वहां पे, देखो। हाँ, कंपनी में किसी के शेयर्स खरीदने। ओके अरविंद, आई विल कम टू योर आंसर। यस, बोलिए। सर डिविडेंड पेएबल रहेगा और दूसरे तरफ नहीं, क्या कहीं इन्वेस्ट करा रहेगा तो उसका डिविडेंड मिल भी पाएगा। डिविडेंड पेएबल रहेगा मतलब देना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा, तो हाँ। वो तो यूटिलाइजेशन हो गया।
प्रोक्योरमेंट साइड कैसे आ सकता है डिविडेंड का फैसला? इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी तो नहीं नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बोलता हूं, एटलीस्ट आप सोच रहे हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। एवरीबडी फोकस नाउ। सपोज मेरी कंपनी ने इस साल 60 करोड़ कमाए, सबको देने के बाद 60 करोड़ में से मेरी कंपनी ने 6 करोड़ आपको दिए। आप कौन हो? इक्विटी शेयर होल्डर्स हो। आपको कितना दिया? 6 करोड़। कहना से 60 करोड़ पूरा आपका था? ऑब्वियसली सबको देने के बाद जो बचता है वो किसको बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बराबर है कि नहीं? ओके, तो कंपनी आपको 60 करोड़ में से कितना दे रही है? 6 करोड़। कैन आई कॉल दिस एज यूटिलाइजेशन? क्योंकि पैसा बिजनेस से जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, मतलब अपना आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो गया। बट जो 60 करोड़ में से 6 करोड़ गए तो 54 करोड़ कहां है? कहां है? कंपनी के पास आ गए, इन द फॉर्म ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इन द फॉर्म ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। मार्केट से नहीं उठाया, आपका पैसा था, आपको बिलोंग करता था, बस रिटेन कर लिया, तो ये क्या बन गया? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये एक्चुअली डिविडेंड का फैसला दोनों जगह आता है। अगर आप डिविडेंड पेमेंट के एंगल से सोचोगे तो वो यूटिलाइजेशन आउटफ्लो है, बट अगर मैं वो पैसा बिजनेस में यूज करने के एंगल से सोचूंगा, 54 करोड़ के एंगल से सोचूंगा, तो दैट बिकम्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, जिसका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स नाम है, इंटरनली जनरेटेड फंड्स नाम है। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनली जनरेटेड फंड्स। मतलब क्या? बिजनेस के प्रॉफिट से जनरेट किया हुआ पैसा कहां यूज आ रहा है? कंपनी को ही यूज आ रहा है। तो कहना है दैट इज अगेन प्रोक्योरमेंट फॉर मी। जितना आपसे ओरिजिनल पैसा लिया था उसके अलावा पैसा है ये। आपका ओरिजिनल पैसा आपने कैसे दिया था? शेयर कैपिटल के तौर पे दिया था। उसके अलावा ये जो पैसा, ये मैं खुद आपके प्रॉफिट का पैसा रिटेन कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। समझ में आया बात? नाउ यूटिलाइजेशन की बात करेंगे। यूटिलाइजेशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। एवरीवन, शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन इज व्हाट? मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन इज मेनली योर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। एवरीवन क्लियर? सो फाइनेंस मैनेजर हैज टू बी वेरी क्लियर, उसको फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है और उसे डे टू डे वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो अरविंद इज सेइंग हियर, अरविंद ने भी एक आंसर दिया था, प्रोक्योरमेंट साइड जब आएगा तब जो किसी और कंपनी से डिविडेंड मिल रहा होगा वो आएगा, अदरवाइज कंपनी अगर खुद डिविडेंड दे रहा है तो वो यूटिलाइजेशन साइड आएगा। नो बेटा, प्रोक्योरमेंट में वो डिविडेंड का फैसला जो आप बोल रहे हो, दूसरी कंपनी का डिविडेंड आपको मिलेगा। पहली बात तो उसके लिए आप खुद बनना चाहिए एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो आपका फैसला नहीं है डिविडेंड का, वो सामने वाली कंपनी का फैसला रहेगा, इसलिए वो यहां पर नहीं आएगा। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, हमने 3 बातें डिस्कस की दोस्तों। पहला बात हमने डिस्कस किया है रिस्क, दूसरा बात हमने डिस्कस किया है कॉस्ट, और तीसरा बात हमने डिस्कस किया है कंट्रोल। रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल, याद आया? तो रिस्क की हद तक कौन से कैपिटल का रिस्क सबसे कम होता है? आपके पास कितने चॉइस है? 3 चॉइस है, इक्विटी, डेट या प्रेफरेंस। इक्विटी सबसे कम रिस्क, क्यों? कौन बोलेगा? माइक माइक पास करो। किसके पास माइक है? वापस रख दिया? बोलो कौन बोलेगा? थर्ड बेंच पे पास करो मैडम को। यस बोलिए। सर, अगर रिस्क सबसे कम इक्विटी में होता है। आप बोल रहे हो रिस्क सबसे कम जो होता है वो इक्विटी में होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड नहीं है, पीरियोडिक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है,
और एक रीजन है, रिस्क के दो रीजन थे मैडम। एक रिडम्पशन। रिडम्पशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ। क्या आप इनका प्रिंसिपल अमाउंट इनको लौटाओगे? नहीं। नहीं। तो कहने से रिस्क की हद तक 2 पॉइंट पिक्चर में आएंगे। हर बार रिस्क की हद तक 2 पॉइंट पिक्चर में आएंगे। पहला आएगा पीरियोडिक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट। बोलिए इक्विटी वालों का पीरियोडिक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है क्या? नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका पैसा प्रिंसिपल अमाउंट इनको वापस दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। तो इनका रिस्क सबसे कम हो गया। ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? पैसा ले लो, सबको देने के बाद अगर बचेगा तो देना, कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या बोल रहे हैं मालूम है? कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मत दो। इतने अच्छे लोग है ना। डेट वाले लोग टोटली अपोजिट। भाई ले रहा है, बोल कितना रिटर्न देगा? हाँ पक्का देगा ना? तेरा प्रॉफिट और लॉस हो हमको लेना देना नहीं है, रिटर्न देगा ना? हाँ डर देगा भाई, देगा। हाँ फिर 5 साल बाद हमारा पूरा पैसा वापस देगा ना? हाँ। तो ये देखो कितने रिस्की हो गए। पीरियोडिक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मांग रहे हैं और दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट भी मांग रहे हैं। प्रेफरेंस वाले लोग इनके बीच में आते हैं, इन दोनों के बीच आते हैं, थोड़े माइल्ड कैटेगरी। थोड़े माइल्ड मतलब क्या? ये लोग बोल रहे हैं फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दो, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस दो। हाँ एक जगह हमको आप पे दया आ जाएगी, लॉस हुआ तब। अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड मत देना। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस और क्यूमुलेटिव वाले थोड़े से बिजनेस माइंडेड रहते, वो बोलते लॉस हुआ तो इस साल डिविडेंड मत देना, अगले साल दोनों सालों का देना। पता है ना ये सब आपको? तो यस। तो रिस्क सबसे कम किसका है? इक्विटी वालों का। सबसे ज्यादा डिबेंचर्स, डेट वाले लोग, एंड इनके बीच आते हैं प्रेफरेंस वाले। करेक्ट। तो रिस्क सबसे कम इक्विटी वाला, सबसे ज्यादा डेट वाला। फिलहाल डेट इक्विटी पर फोकस करते हैं। नाउ कमिंग टू कॉस्ट। क्या लगता है आपको कॉस्ट, कौन से पैसों का कॉस्ट सबसे ज्यादा है? ये जो आपको एकदम भगवान कैटेगरी के लोग दिख रहे थे ना, ये लोग बहुत डेंजर है, छुपे रुस्तम है ये। हाँ पैसा ले लो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हुआ तो देना, नहीं तो मत देना, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मत देना, ऐसा बोलकर पैसा तो दे दिया। अब जब हमारी कंपनी एकदम अच्छा कमा रही है तो हमको पूछते बाहर वालों को कितना दिया? हमने बोला 9%। तो हमको कम से कम 11-12 तो देना ही पड़ेगा। इतना कमा रही है कंपनी। हर वक्त किस पे नजर है? प्रॉफिट्स पर नजर है। और होना भी चाहिए भाई, रियल ओनर्स है। ये नहीं रखेंगे नजर तो कौन रखेगा? हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स पे नजर किसकी है? इक्विटी वालों की। सबको देने के बाद जो भी बचता है किसको बिलोंग करता है? इक्विटी वालों को बिलोंग करता है। तो इक्विटी वाले, तुम सोचिए मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है तो आपके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो जाते हैं। ये रियल ओनर्स है। जब मेरी प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होती है, आपके रिटर्न्स कैसे? फिक्स है। आपके रिटर्न्स कैसे? फिक्स है। डेट प्रेफरेंस फिक्स है। इक्विटी, मेरे रिटर्न्स अगर ज्यादा है तो आपके डिविडेंड के एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन के एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होते हैं, है ना? तो इसका मतलब इनके एक्सपेक्टेशन फिक्स नहीं है, हाई एक्सपेक्टेशन है। दे आर द रियल ओनर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको जो पैसा दिया गया है, क्या दिया गया? पीरियोडिकली क्या दिया गया? इंटरेस्ट। आप डिबेंचर होल्डर रह सकते हो, आप बैंक रह सकते हो, आपको क्या दिया गया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दोस्तों अकाउंट्स में कहां आता है? इंटरेस्ट पेड, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड आता है। आप सबको टैक्सेशन आता है। तो भैया टैक्सेशन में अपन ने देखा इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। तुमने एक बात पक्का है, जितने भी सब्जेक्ट्स अब तक पढ़े ना, हर सब्जेक्ट में एक लाइन तो सुनी होगी, ये बारे में आप एफएम में पढ़ोगे, है ना? यस डेफिनेटली, हर सब्जेक्ट में ये सेंटेंस यूज होता है, ये चीज आपके एफएम में आने वाली है। आप भी सोच रहे होंगे क्या क्या चीजें एफएम में आएगी भाई। हर सब्जेक्ट वाला बोलता है एफएम में ये पढ़ोगे, एफएम में वो पढ़ोगे। देखो टैक्स आ गया। एफएम इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सो दोस्तों जिनको टैक्स नहीं आता है उनके जानकारी के लिए बता देता हूं कि आपके इंटरेस्ट का खर्चा आपकी कंपनी के पीएनएल में डेबिट होता है। उस पीएनएल डेबिट होने की वजह से आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स, क्या बोल रहा हूं मैं?
आपको पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? रिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ। रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, आपको पता भी है। रिस्क के बारे में नहीं बात कर रहे हम लोग मैडम, आप वहां तक ही कनेक्टेड थे। हम आगे बाद में कॉस्ट के बारे में ध्यान दो। कॉस्ट के हद तक दोस्तों हम बात कर रहे हैं। कॉस्ट में हमने बात किया डेट वालों का कॉस्ट, हम इनको पे करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां डेबिट होता है? पीएनएल में। उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होता है और उसकी वजह से आने वाला टैक्स का लायबिलिटी कम आएगा ना। अमाउंट पेएबल ऑफ टैक्स इज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते वक्त इंटरेस्ट एक अलाउेबल एक्सपेंस है क्या? यस, पीजीपीपी पढ़ा है आपने। इंटरेस्ट एक अलाउेबल एक्सपेंस है, समझ में आ रहा है क्या? यस पीपल, समझ रहे हैं ना? तो फिर ऐसे केस में आपका ये खर्चा अगर अलाउेबल एक्सपेंस था तो डेफिनेटली पीएनएल डेबिट करना अलाउड था, और इसके पेमेंट की वजह से मेरा आने वाला टैक्स कम आया। इस कॉन्सेप्ट को एफएम की भाषा में बोलते हैं टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड, शील्ड मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैक्स। आपको मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, बकायदा इस इंटरेस्ट की वजह से मेरी कंपनी का टैक्स सेव हो रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्ट जा रहा है मेरे पीएनएल डेबिट में। आते इन लोगों पर या उन लोगों पर, प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, इनको हम पे करते हैं डिविडेंड। इनका डिविडेंड पीएनएल डेबिट नहीं होता, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है। अगर आपको अकाउंटिंग आता है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है, और उसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम नहीं होता, आने वाला टैक्स सेव नहीं होता। क्या हमको टैक्स शील्ड मिल रहा है इंटरेस्ट की वजह से? नहीं। क्या हमें टैक्स शील्ड मिल रहा है इंटरेस्ट की वजह से? यस। डिविडेंड की वजह से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। डिविडेंड की वजह से नहीं मिल रहा है, बट इंटरेस्ट की वजह से मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट कहां जा रहा है? पीएनएल डेबिट में जा रहा है। डिविडेंड कहां जा रहा है? यस, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जा रहा है। समझ में आया? जिन लोगों को लग रहा होगा सर क्या बड़ी बात है सर, एक काम करो, टैक्स ही बचाना है ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जगह पीएनएल डेबिट कर दो सर, खेल खत्म, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? इट इज नॉट अलाउेबल एक्सपेंस। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका टैक्स ऑडिटर क्या करेगा? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एड बैक इन एडमिसिबल एक्सपेंस, उसमें डाल देगा इंटरेस्ट, सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड डाल देगा। क्यों करेगा वो ऐसा? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो अलाउेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिविडेंड अलाउेबल नहीं है। अगर ऐसे ही पीएनएल डेबिट में डेबिट कर करके नेट प्रॉफिट कम होता तो मैं तो मेरे ड्राइंग्स भी डेबिट करता फिर तो। सही बात है ना? और टैक्स ऑडिटर क्या करेगा फिर? एड बैक करेगा। यही तो सेम चीज आप पीजीपीपी के क्वेश्चन में करते हो, सॉल्विंग करते वक्त। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो सबसे ज्यादा है। कितने रीजन है इसके? भी 2 रीजन है। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू राइट द रीजंस, अभी सिर्फ समझ रहे हम। पहला रीजन बोलो, इक्विटी वालों को रिटर्न्स जो चाहिए वो हायर एक्सपेक्टेशन वाले चाहिए। इनके एक्सपेक्टेशन कभी भी हायर है। बाकी दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या है? लोअर है क्या? एग्जैक्टली, फिक्स्ड है, लोअर नहीं है, फिक्स्ड है। वेरी गुड। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोला अपन ने? टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड किस पर मिलता है? इंटरेस्ट मतलब डेट। कहां नहीं मिलता? डिविडेंड्स पर नहीं मिलता, मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस पर नहीं मिलता। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली क्या हो गया? इक्विटी। उससे थोड़ा कम प्रेफरेंस, क्योंकि इनके हायर एक्सपेक्टेशन नहीं है, इनके फिक्स्ड एक्सपेक्टेशन है। और सबसे कम डेट, क्योंकि इनके एक्सपेक्टेशन भी फिक्स्ड है और उनके पेमेंट पर मतलब इंटरेस्ट पर मेरा टैक्स भी सेव हो रहा है। एवरीवन, तो कितने रीजन से? 2। समझे? दोनों रीजन हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे डेट का कॉस्ट सबसे कम। देखो, डेट का रिस्क सबसे ज्यादा है, कॉस्ट सबसे कम है।
इसलिए तो अपने को क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा डेट और थोड़ा इक्विटी लेना पड़ रहा है, क्योंकि इक्विटी का रिस्क सबसे कम है बट कॉस्ट सबसे ज्यादा है। तो एक बेनिफिट इधर, एक बेनिफिट उधर है। तो अपने को क्या करना है, कॉम्बिनेशन कर कर रिस्क को करना है बैलेंस और कॉस्ट को करना है मिनिमम कॉस्ट। व्हाट इट, व्हाट अबाउट कंट्रोल डाइल्यूजन? कंट्रोल डाइल्यूट कब होता है? जब कंपनी फ्रेश इश्यू ऑफ डिबेंचर करेगा तब होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग पावर्स नहीं है। फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे, बोलो होगा क्या कंट्रोल डाइल्यूट? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उनको भी वोटिंग पावर्स नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर हमने पढ़ा था कहीं तो उनका वोटिंग पावर होता है सर। ओनली 2 मैटर्स कनेक्टेड टू देम। याद आया? वोटिंग रियल पावर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों के पास है। तो इसका मतलब अगर मैं फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी करूं तो डाइल्यूजन होगा, बट डेट के केस में नो डाइल्यूजन। करेक्ट है क्या? नो डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? चलिए थोड़ा सा मैं कॉस्ट वाला पार्ट जो है डेट के तक, मैंने एक बात बोली आपको, इंटरेस्ट का टैक्स शील्ड बोला, बराबर है ना? उसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं, आपको और क्लियर समझेगा। ये एक कंपनी है और ये दूसरा कंपनी है, दोनों कंपनी बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि एक कंपनी ने इक्विटी लिया है और दूसरे ने डेट लिया है। समझे? तो ये पीएनएल अकाउंट है दोनों के। आप बोलेंगे कि कंपनी ए ने अगर डेट लिया है, कंपनी बी ने अगर इक्विटी ही लिया है, उनका रेवेन्यू सेम है, उनके एक्सपेंसेस, बाकी एक्सपेंसेस सब सेम है, ठीक है? डेट पर क्या पे करते? इंटरेस्ट। कैन आई राइट हियर टू इंटरेस्ट 100 रुपया? एवरीबडी ओके। तो यहां पर का नेट प्रॉफिट आता है सपोज 900 रुपये, करेक्ट? एग्जाम्पल ले रहे अपन। और इस 900 पर आप भरोगे टैक्स एट द रेट 30%। कितना होता है 900 का 30%? कितना? 270 का टैक्स। एवरीबडी विथ मी द एग्जाम्पल नाउ। इक्विटी लेने वाला कंपनी था बी वाला, इसने भी सपोज इक्विटी डिविडेंड दिया। कितने का दिया? 100 का। तो यहां पर इक्विटी डिविडेंड आ सकता है 100 रुपया? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। यहां का नेट प्रॉफिट कितना आएगा? इसका मतलब अगर दो कंपनी बिल्कुल सेम है रेवेन्यू एक्सपेंस की हद तक, तो यहां पर आएगा 1000 का नेट प्रॉफिट। डू यू एग्री? और फिर इस 1000 पर 30% टैक्स, तो टैक्स अमाउंट कम्स टू 300। कैन आई से इसका मतलब बहुत क्लियर है, इस कंपनी ने 30 रुपीज का टैक्स बचा लिया बाय पेइंग 100 रुपीज का इंटरेस्ट। एवरीवन? सर 30 कैसे? इन दोनों का डिफरेंस, करेक्ट? 30 रुपीज का टैक्स सेव हो गया ना? ओके। ये 30 का डायरेक्ट अमाउंट निकालने का तरीका क्या है? 100 पर 30% ले लो, 30 रुपीज आ जाएगा। व्हाट इट इज कॉल्ड? टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। क्या बोलते बोलो? व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट? इंटरेस्ट की वजह से बचने वाला टैक्स। बोलिए मैडम। इंटरेस्ट की वजह से बचने वाला टैक्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। एवरीवन क्लियर? ऐसा टैक्स शील्ड डिविडेंड के वक्त क्यों नहीं आता इनके? क्योंकि वो पीएनएल डेबिट अलाउड नहीं है। ये सब चीजें कहां आती है सर? टैक्सेशन में आती है। सेक्शन 36, 37 जो भी तुमने पढ़ा था पीजीपीपी में, अलाउएबल, डिसअलाउएबल, उन सब में। एवरीवन याद है? कुछ याद नहीं आ रहा है? एटलीस्ट इतना याद है कि पीएनएल अकाउंट में अगर डेबिट में इंटरेस्ट रहेगा तो कोई गड़बड़ नहीं है, चल सकता है। बस इतना ही समझना था। और इंटरेस्ट कहां डेबिट होता है? पीएनएल में होता है, ये तो आप अकाउंट में सीख चुके हो। और डिविडेंड कहां डेबिट होता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। व्हाट इज अप्रोप्रिएशन? डिस्ट्रीब्यूशन।
पीएनएल का डिस्ट्रीब्यूशन। बट बेसिकली सर ऐसे रूल क्यों है? क्योंकि इनका पैसा शेयर कैपिटल के तौर पे मेरे पास आया है, आपका पैसा लोन के तौर पे मेरे पास आया है। आपके पैसों पर जो मैं पे कर रहा हूं मेरा खर्चा है, इनके पैसों पर जो मैं पे कर रहा हूं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। तो ये पीएनएल डेबिट नहीं हो सकता ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। सिंपल लॉजिक। आर यू वेरी वेरी क्लियर? चलिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर हुआ टैक्स शील्ड का कंसेप्ट। चलो, अब आपके नोट्स में मैंने स्पेस दिया है आपके आंसर को लिखने के लिए। पहले बता दीजिए, यहां पर टाइप्स ऑफ फंड में लिखा है इक्विटी। रिस्क कैसा है? इक्विटी का रिस्क कैसा है? लोएस्ट रिस्क है, यहां पर लिख दीजिए लोएस्ट रिस्क। लोन फंड्स, लोन फंड्स का रिस्क कैसा है? हाईएस्ट, हाईएस्ट रिस्क है। इसके रीजंस कितने हैं? 2। अपन रीजन अलग से लिखेंगे, डोंट वरी, इधर मेंशन किया है मैंने शॉर्ट में, बट अलग से लिखेंगे। व्हाट अबाउट कॉस्ट? इक्विटी का कॉस्ट हाईएस्ट है, अपन लिखेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव। मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव लिखा है ना तो आगे लिख देंगे मोस्ट एक्सपेंसिव। बट लोन के तक कंपेरेटिवली क्या लिखेंगे? चीप। कंपेरेटिवली क्या रहेगा? वो चीप रहेगा। कौन सा कॉस्ट? लोन का कॉस्ट। इसके भी कितने रीजंस है? 2, वो भी लिखेंगे अलग से, शॉर्ट में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल किसके सामने है? इक्विटी के सामने है। लोन के सामने क्या लिखा हुआ है? नो डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स एवरीबॉडी? एफएम के पेपर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा थ्योरी क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। प्रैक्टिकल का कोई भी क्वेश्चन अगर टफ आ जाए तो आपको आना चाहिए, इसलिए ये सब डिस्कस किया जा रहा है। अदरवाइज डायरेक्ट प्रॉब्लम भी स्टार्ट किया तो भी फर्क नहीं करता, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट हियर, इन आवर ओन वर्डिंग्स आई एम गोइंग टू राइट दिस विच विल हेल्प यू इन राइट, मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखने के लिए आसान जाएगा। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है 1-2 बार। Why cost of using equity is more than using debt? तो ये क्या बोल रहा है? Explain why equity is more costlier than debt. समझे कि नहीं? कितने रीजंस आएंगे? 2। रिस्क के भी 2 है, कॉस्ट के भी 2 है। ये क्वेश्चन रिस्क के बारे में या कॉस्ट के बारे में? कॉस्ट के बारे में। तो अब आप बताएंगे कॉस्ट की हद तक इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा क्यों है डेट के मुकाबले? हायर रिटर्न्स चाहिए। क्यों भाई? क्यों हायर रिटर्न्स क्यों चाहिए? रियल ओनर्स, राइट? फिक्स्ड रेट नहीं है, हाई रिटर्न्स चाहिए, जितने आउटसाइडर्स के दिए उससे ज्यादा चाहिए। दूसरा रीजन, टैक्स शील्ड ऑन डिविडेंड नहीं मिलता। इसके वर्सेस यहां पर क्या होता है? फिक्स्ड एक्सपेक्टेशन है। हायर एक्सपेक्टेशन का अपोजिट यहां पर क्या है? लो नहीं है, फिक्स्ड है। और दूसरा पॉइंट, टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट मिलता है। एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेट्स राइट दिस पॉइंट। देयर आर 2 रीजंस Number 1, higher expectations. Higher expectations. Higher expectation में लिखेंगे the equity shareholders are real owners of company the equity shareholders are real owners of company, hence their expectations are higher
देन आउटसाइडर्स. कौन है भैया आउटसाइडर्स? डेट होल्डर्स. फुल स्टॉप. इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू कर लो. वेयर एज debt holders are having what? Fixed expectations. क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है. Whereas debt holders are having fixed expectations. ये नोट्स का पीडीएफ लिंक ऑलरेडी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है. अगर वी स्मार्ट के वीडियो में नहीं मिलेगा तो आप विनोद रेड्डी चैनल में जाइए, वहाँ पर भी ये लेक्चर लाइव चल रहा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. आप मेरे 3 चैप्टर्स के नोट्स मैंने पीडीएफ में डाल दिए. तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट, हायर एक्सपेक्टेशन का. सबको समझा? मैंने हायर एक्सपेक्टेशन हेडिंग किसके एंगल से लिखा है? इक्विटी वालों के एंगल से, क्योंकि क्वेश्चन क्या लिखा है? इक्विटी के एंगल से पूछा है. नाउ सेकेंड पॉइंट, नो टैक्स शील्ड. नो टैक्स शील्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स शील्ड? सेविंग्स इन टैक्सेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैक्स. सो नो टैक्स शील्ड किसके एंगल से लिख रहे? वापस इक्विटी के एंगल से. तो हम बोलेंगे डिविडेंड पेड to equity shareholders dividend paid to equity shareholders is debited to P&L appropriation account hence net profit into bracket taxable profit बोल सकते हैं आप इसको. taxable profit is not reduced due to payment of dividend, full stop. Whereas interest paid to debt holders is, क्या लिखेंगे? debited to, is debited to what? P&L account, and hence net profit is reduced, thereby resulting in tax savings. Thereby resulting in what? Tax savings. Thereby resulting in tax savings. लिखा? Thereby resulting in tax savings. तो पॉइंट क्वेश्चन का क्लियर है? 2 पॉइंट्स दोनों भी क्लियर है? क्या लिखा अपन ने? हायर एक्सपेक्टेशन, नो टैक्स शील्ड. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क के बारे में है. रिस्क के बारे में है. व्हाई रिस्क ऑफ डेट कैपिटल इज मोर देन इक्विटी कैपिटल. ये क्वेश्चन किसके एंगल से पूछा गया है? डेट के एंगल से. आपको हेडिंग वैसे लिखना पड़ेगा, डेट का रिस्क ज्यादा क्यों है. माइक किसके पास है? आपके पास है. 4th बेंच पास करो, 4th स्टूडेंट के पास करो. हाँ दे दीजिए उधर. बोलिए, आपको क्या लगता है रिस्क ऑफ डेट ज्यादा क्यों है? सर डेट में जैसे प्रॉफिट अगर ना हो किसी ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, तो इंटरेस्ट का तो पेमेंट देना ही पड़ेगा. पॉइंट नंबर 1 क्लियर है?
वेरी गुड। और दूसरा सर वही प्रिंसिपल का फैक्टर, प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट देना पड़ेगा अगर डेट वालों को। हाँ, रिडम्पशन। प्रिंसिपल का रिडम्पशन भी करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट इक्विटी? इक्विटी का सर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऑब्वियस नहीं देंगे, कोई नहीं बात देंगे। है। प्रॉफिट हाँ, नहीं हुआ तो लॉसेस है तो डिविडेंड नहीं नहीं देंगे। देंगे, yes, लॉ sir। में भी पढ़ा था आपने तो ये तो। और दूसरी बात, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल का भी नहीं देते सर इक्विटी में। कभी नहीं देते इक्विटी का, बराबर। तो रिस्क तो सबसे कम इक्विटी वालों का हो गया। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अमित सर। अमित, गुड। तोड़ मैन, बैठ जाइए। तोड़ मालिक अमित नाम है ना। तो ध्यान दीजिए, दो बातें बोली अमित ने हमें, दोनों भी करेक्ट है। पहली बात क्या बोली? इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ, ध्यान से सुनो, प्रॉफिटेबिलिटी। इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अलावा प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, इररेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दोनों जगह अलग वर्ड यूज किया मैंने। इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बोला मैंने, वेरी गुड। और दूसरी बात मैंने बोली, आपका प्रिंसिपल रिटर्न करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब कैश कितना है नहीं है कोई लेना देना नहीं है, प्रिंसिपल रीपेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? व्हाट अबाउट देम? नो फिक्स्ड कमिटमेंट एंड नो रिडम्पशन ऑफ प्रिंसिपल। तो सबसे लीस्ट रिस्की इक्विटी, सबसे ज्यादा रिस्की डेट। लिखते हैं। सो फर्स्ट थिंग हम बोलेंगे, देर आर टू रीजंस। फिर से, देर आर टू रीजंस। पॉइंट नंबर 1, डेट के एंगल से हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड पीरियोडिक रिटर्न्स। फिक्स्ड पीरियोडिक रिटर्न्स, ठीक है? फिक्स्ड पीरियोडिक रिटर्न्स। डेट होल्डर्स are paid fixed rate of interest debt holders are paid fixed rate of interest irrespective of profitability, whereas equity shareholders rate of dividend is not fixed। तो कमिटमेंट कहां गया? डेट पर आ गया। डेट होल्डर्स आर पेड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ, क्या लिखा है? प्रॉफिटेबिलिटी। वेयर एज इक्विटी शेयरहोल्डर्स रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। सेकेंड पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। Repayment of principal amount. Debt holders are repaid their money back irrespective of, क्या लिखेंगे? irrespective of financial position, whereas
there is no redemption of equity shareholders funds. ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर, दो बातें कल बोली थी हमने, वेरी गुड, बाय बैक, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, याद है ना सबको? यस, एक्सेप्ट फॉर बाय बैक एंड वाइंडिंग अप. क्या बोले? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हाँ वो होता है, बट उसके इसमें बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स है ना पूरे, वो फेस वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है बस. शेयर कैपिटल अमाउंट में कम होता है, पैसा वापस नहीं देते. हाँ, उनका क्लेम कम कर देते आप, बस पैसा वापस नहीं देते ना. रीपेमेंट कब हो रहा है? सिर्फ बुक्स में हो रहा है तुम्हारा, वो भी सिर्फ बुक में क्या कर रहे हो तुम? एडजस्टमेंट कर रहे हो. लिटरली पैसा वापस तो नहीं दे रहे. इनफैक्ट उस टाइम पर तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तुमने इनको भी छोड़ा नहीं, बोला डूब जाएंगे, उससे अच्छा तुम बचा हुआ कुछ जो भी हम देना चाहते हो ले लो. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये भी डर गए, बोले पूरा बैड डेट होने से अच्छा थोड़ा मिल रहा है ले लो, है कि नहीं? यस गाइस, तो ये था आपका दो रीजंस फॉर रिस्क एंड दो रीजन फॉर, ऊपर क्या लिखा? कॉस्ट. आर यू वेरी क्लियर? कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? सर क्या ये हमें याद रखना है? बस कंसेप्ट याद रखो, बाकी वर्डिंग्स तो अपनी है, कुछ अलग नहीं है, वर्डिंग्स तो पूरे अपनी है. ठीक है, सिर्फ वर्ड्स कुछ स्पेसिफिक आ रहे. टैक्स शील्ड, वो हम सिलेबस में इतनी बार यूज करेंगे कि आपको पूरा याद हो जाएगा, कॉमा फुल स्टॉप जैसे लगेगा. आप भी फाइनेंस के ही भाषा में बात करोगे क्योंकि हमारा क्लास ही वैसे होगा. तो हम कभी भी हमारे टेक्निकल वर्ड्स को छोड़ेंगे नहीं. ये वैसे भी लॉ सब्जेक्ट नहीं है कि आपका ये लैंग्वेज फाइनेंस का आना चाहिए. ये लैंग्वेज तुम्हारा वैसे भी फाइनेंस का आएगा क्योंकि क्वेश्चन में वही लैंग्वेज लिखी रहती है. कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरीथिंग, टैक्स शील्ड. ठीक है, सो फाइनली व्हाट इज टैक्स शील्ड? सेविंग्स इन टैक्सेस. एक बात याद रखिए, सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से टैक्स शील्ड नहीं आता. टैक्स शील्ड हर वो चीज की वजह से आता है जिसकी वजह से तुम्हारा टैक्स सेव होगा. नाउ कैन यू टेल मी, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड आएगा क्या? आएगा? श्योर? अब देखो कितनी अजीब बात है, इंटरेस्ट तो आप देते हो जिसकी वजह से टैक्स बचता है, डेप्रिसिएशन तो आप देते भी नहीं फिर भी टैक्स बचता है. आर यू जेपिंग? तो इसको क्या बुलाएंगे? डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड. अभी जो पढ़ा वो उसको क्या बुलाएंगे? इंटरेस्ट टैक्स शील्ड. इज देयर समथिंग कॉल्ड एज रेंट टैक्स शील्ड? कैन देयर बी समथिंग कॉल्ड एज रेंट टैक्स शील्ड? यस. क्या है रेंट टैक्स शील्ड? रेंट दिया, पीएनएल डेबिट हुआ और आने वाला टैक्स सेव हुआ. रेंट टैक्स शील्ड. सो आई होप यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द वर्ड टैक्स शील्ड. हर वो चीज जो पीएनएल डेबिट होगी या ट्रेडिंग डेबिट होगा जिसकी वजह से तेरा फाइनल फिगर नेट प्रॉफिट का कम आएगा, उन सब चीजों पर तुझे मिलता है टैक्स शील्ड. बट सिलेबस वाइज अगर मैं सिर्फ एफएम की बात करूं तो मेनली हम टैक्स शील्ड किस पर लेते हैं? बार बार जो हम लोग कंसिडर करते हैं डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट मेनली. ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंस फंक्शन. क्या बोला? फाइनेंस फंक्शन. तो सर वो तो अभी अपन ने कवर किया, प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट इज नॉट फाइनेंस फंक्शन, इट इज फाइनेंसिंग फंक्शन. तो वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं? फाइनेंस फंक्शन. फाइनेंस फंक्शन मीन्स ओवरव्यू ऑफ एफएम, ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं फाइनेंस फंक्शन. मतलब पूरे एफएम में हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंस के फंक्शन निभा रहे हैं. फाइनेंस के फंक्शन में मेनली कितने फंक्शंस आते हैं? 3. कौन से? एफडीआई. क्या आते बोलो? एफडीआई. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो. आपके याद रखने के एंगल से एफडीआई बोला मैंने आपको. पहले जैसे मैंने आपको आरसीसी बोला था. व्हाट वाज आरसीसी? रिस्क, कॉस्ट, कंट्रोल. वैसे ही सेम प्रोक्योरमेंट के वक्त ये 3 चीजें देखी जाती है. फाइनेंस फंक्शन मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 बेसिक फंक्शन होते हैं.
कौन से 3 बेसिक होते हैं मैंने बोला? FDI. व्हाट इज F? फाइनेंसिंग, I इन्वेस्टमेंट, D डिविडेंड. तो देखिए आपके नोट्स में आपको एक पेज नंबर 6 पर ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिलेगा. मिला? ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिला क्या? उस ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले लिखा है फाइनेंस कंट्रोलर, जिसको आप लोग CFO या फाइनेंस मैनेजर बोल सकते हो. फाइनेंस कंट्रोलर मतलब जिसके हाथ में फाइनेंस का कंट्रोल है, मतलब ही फाइनेंस मैनेजर. और फाइनेंस मैनेजर क्या ट्राई करेगा? हर बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू लॉन्ग टर्म में वो टारगेट करेगा कि कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़े, कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़े. अभी हिंडलबर्ग रिपोर्ट आया था कुछ 2 साल 1.5 साल पहले, आई थिंक साल भर पहले. अदानी के पूरे शेयर्स डाउन हो गए थे. आपको पता है उसके जस्ट पहले ही वाज टॉप इन द वर्ल्ड रिचेस्ट लिस्ट में आ गया था. पता है ना सबको? और हिंडलबर्ग के रिपोर्ट के बाद वो रैंकिंग क्या हो गया? डाउन हो गया. अदानी के सेक्रेटरी को उठाओ भाई, ध्यान दे, तेरे मालिक की बात चल रही है, अदानी की बात चल रही है. रिचेस्ट पर्सन, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन गया था, टॉप 5 में थे वो. और अचानक से हिंडलबर्ग रिपोर्ट के बाद जब सभी शेयर्स की वैल्यू डाउन 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 हो गई थी, तो उनका रैंकिंग वर्ल्ड तो छोड़ दो, एशिया लेवल पर भी डाउन हो गया था पूरा, इंडिया लेवल पर भी डाउन हो गया था पूरा. नाउ वापस से वो एशिया सेकंड रिचेस्ट है शायद अभी, या रिचेस्ट है वापस से, क्योंकि फिर से शेयर वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है, बैक टू नॉर्मल. और ये शेयर वैल्यू का इंपैक्ट आपके ये रिच लिस्ट में कैसे आ रहा है? समझा कुछ? गौतम भाई अदानी जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है उस कंपनियों के, सभी कंपनीज के, जितने भी अदानी के कंपनीज है, उनके पास कंपनी के शेयर होल्डिंग्स है. मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर अगर करेंगे तो उनका वेल्थ दिख के आ रहा है. ऑब्वियसली उसके साथ साथ उनके जितने भी लैंड, बिल्डिंग कहीं पर रहेंगे, मोटर कार जो भी रहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड, FD, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, वो सब भी रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको चिल्लर बोल सकते हैं आप. मगर मेन उनका क्यों रैंकिंग में आ रहा है? बिकॉज उनके पास अदानी के स्टेक शेयर्स है. और आज एक शेयर की वैल्यू क्या क्या रेट से बढ़ रही है आप देख ही रहे हो. तो ऑब्वियसली वो वर्ल्ड के टॉप 2 में, एशिया के टॉप 2 में, टॉप 3 में. तो अब बोलिए मुझे कि वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर मैटर करता है कि नहीं करता है? यस और नो? यस करता है, डेफिनेटली करता है. ऐसा रहता है क्या कि कोई पर्सन रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है तो इसका मतलब उसके पास सबसे ज्यादा कैश, सबसे ज्यादा FD है, उसका ओवरऑल वेल्थ सबसे ज्यादा है? एवरीवन, यस और नो? तो भैया ये जो वेल्थ है ना, ये कंपनी संभाल के रखता है. इन्वेस्टर्स जो मेरे शेयर होल्डर्स है ना, देखो मेरी कंपनी में बहुत सारे पार्टीज है, एक डेट होल्डर है, एक प्रेफरेंस वाले लोग है, एक इक्विटी वाले, बट कंपनी किसकी है? इक्विटी वालों की है. तो डेट वाले लोग क्या है सर? आउटसाइडर्स है. इक्विटी प्रेफरेंस वाले लोग क्या है सर? इन्होंने तो मुझे फिक्स्ड रेट से पैसा दिया है. वैसे भी जब कंपनी लिक्विडेट होगा तो इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा और इनको पैसा पहले मिलेगा, सब जाने के बाद बचा हुआ आपको मिलेगा. तो मेरे रियल ओनर्स तो आप ही हुए, राइट? तो अल्टीमेटली कंपनी किसको ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी? इक्विटी शेयरहोल्डर्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप बोलोगे नहीं सर इतने सारी पार्टीज होती कंपनी में, सर सिर्फ ये कैसे सर? ऐसे नहीं है. अल्टीमेटली क्या होता है, कंपनी ओनर्स के एंगल से सोचता है, और ओनर्स तो इक्विटी वाले लोग ही है. अब अगर इक्विटी वाले लोग ही ओनर है तो मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इनका वेल्थ बढ़ाना है, मतलब ही मेरे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ाना है. दैट इज माय फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. तो सर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? आप खुद ही सोच लो शॉर्ट टर्म क्या रहेगा. एग्जैक्टली क्या कराना? प्रॉफिट कमाना. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएट करना, मतलब शेयर वैल्यू बढ़ाना. तो कहना इससे इसका मतलब शॉर्ट टर्म कहते लेने लॉन्ग टर्म ही सोचते. अरे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तभी जाके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है. शेयर वैल्यू जनरली कौन से कंपनी का बढ़ता है?
जो कंपनी प्रॉफिट्स में है, नॉट नेसेसरली ऑलवेज बट यस, होता है ऐसा। तो अब ऐसे केस में अगर शेयर वैल्यू बढ़ रहा है तो शेयर वैल्यू बढ़ने से शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा, और यही हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। और उसको अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव? सीए। फॉर अचीविंग दैट, साइड बाय साइड इन शॉर्ट टर्म व्हाट आर यू डूइंग? बीकॉम। अभी बोला मैडम, बीकॉम कर रहे हैं साइड बाय साइड, शॉर्ट टर्म है। क्या बीकॉम करने से सब हो जाएगा? बट बीकॉम शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म क्या है? सीए। लॉन्ग टर्म टफ है, यस। वैसे यहां पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना, वो भी टफ है। शॉर्ट टर्म इजी है बहुत सर, बहुत इजी है। बीकॉम तो सर हम एक दिन पहले जाएंगे और फिर भी पास विद डिस्टिंक्शन लेके आएंगे, है ना। पुणे यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है, बट एटलीस्ट पास विद डिस्टिंक्शन पक्का। 60% प्लस तो पक्का। कितने दिन की पढ़ाई? एक दिन की पढ़ाई, एक रात की पढ़ाई, है ना। उसमें भी एक आधी मूवी देख लोगे आप, 4 घंटे, 1 घंटा, बाप रे, बहुत ही खास। बट वैसी सेम कंपनियों का भी होता है। कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आसानी से कर लेगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना होता है या तो कॉस्ट प्राइस कम करना होता है। इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन। बट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए आप क्लियरली ये नहीं बोल सकते हो कि कौन से फैसले से शेयर वैल्यू बढ़ेगा और कौन से फैसले से शेयर वैल्यू कम होगा। यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट इट, एंड देयरफॉर फाइनेंशियल मैनेजर ऑलवेज ट्राई कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव हो। उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करता है? तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू, का दूसरा नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लिखिए मेरे साथ साथ, पेज नंबर 6 से ये। नाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे। फाइनेंशियल डिसीजंस जिसको हम फाइनेंस फंक्शन भी बोलते हैं, यहां पर लिखिए फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन, कितने टाइप के फाइनेंस फंक्शन हमने बोला था? 3। एब्रिवेशन क्या था इसका? एफडीआई। एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? उसका मीनिंग लिखो। फाइनेंसिंग का मीनिंग क्या हुआ? बोरिंग होता सिर्फ, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। फाइनेंसिंग के ब्रैकेट में लिखो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। डी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डिविडेंड डिसीजंस। एंड आई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो क्या हमने ये तीनों पार्ट कवर किए थे? प्रोक्योरमेंट, यूटिलाइजेशन एंड डिविडेंड। यस। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? ब्रिंगिंग मनी इन द बिजनेस, जिसका दूसरा नाम क्या था? फाइनेंसिंग। तो यहां पे फाइनेंसिंग लिखा हुआ है, देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का दूसरा नाम था इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है डिविडेंड। इन तीनों को मिलाकर क्या बुलाते हैं? फाइनेंस फंक्शन। ध्यान से सुनिए, मनी रिलेटेड डिसीजन को बुलाते हैं फाइनेंस फंक्शन। मनी में 3 चीजें आती है, मनी रिलेटेड फैसलों में 3 चीजें आती है। कितना पैसा लाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, और उससे जो कमाई हुई उसमें से कितना बांटना है और कितना रिटेन करना है। आर यू क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। मनी रिलेटेड फंक्शन को क्या बुलाते हैं? फाइनेंस फंक्शन। एवरीबॉडी विथ मी? फाइनेंस फंक्शन। ठीक है, कितने फैसले? 3। एक, पैसा बिजनेस में लाओ, क्या नाम है? फाइनेंसिंग। दूसरा नाम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। दूसरा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो, नाम क्या है? यूटिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब जो कमाई हुई
उसमें से कितना बांटेंगे और कितना रिटेन करेंगे, नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट, सॉरी, डिविडेंड डिसीजंस। गॉट इट? बोलो, पैसा बिजनेस में लाया, फिर उसे इन्वेस्ट किया, उस कमाई में से डिस्ट्रीब्यूट किया, बचा हुआ रिटेन किया। तो ये पूरे फैसले किससे रिलेटेड है? मनी रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या है? फाइनेंस फंक्शन। आई एम रिपीटिंग, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंस फंक्शन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंस फंक्शन। कितनी बातें आएगी? 3 बातें आएगी। फर्स्ट, प्रोक्योरमेंट फाइनेंसिंग, दूसरा यूटिलाइजेशन इन्वेस्टमेंट, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों फैसलों के साथ आपको रिटर्न भी मिलता है और रिस्क भी आता है। आपको रिटर्न और रिस्क के बीच क्या लिखा हुआ है? ट्रेड ऑफ करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड ऑफ? बैलेंस। वेरी गुड। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस करना। लिखो उधर, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस करना। बेटा बुक्स नहीं है तो कोई वरी मत करो, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये लिखा हुआ पीडीएफ भी आपके साथ मेरे टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम सबने ज्वाइन नहीं किया है अब तक, ज्वाइन कर लो, आपका ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है उसमें कुछ भी। फर्स्ट नेम इज सीए प्रशांत सारडा डैश इंटरमीडिएट एफएम, ये मेरे चैनल का नाम है। सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंटर के लिए बना हुआ चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लो। इधर मेरे लिखे हुए ये पूरी चीजें मैं आपको चैप्टर के एंड में सेंड कर दूंगा, चैप्टर के एंड में। मीनवाइल इसका सॉफ्ट कॉपी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, आप भी लिख सकते हो। तो कैन वी एक्सपेक्ट अ थ्योरी क्वेश्चन, यू राइटिंग इट प्रॉपरली? क्या क्वेश्चन आएगा? शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंस फंक्शन। ओके, कितनी चीजें आएगी? 3। एफ डी आई, व्हाट इज एफ? फाइनेंसिंग। व्हाट इज डी? डिविडेंड। व्हाट इज आई? इन्वेस्टमेंट। तीनों के साथ क्या मिलेगा? रिटर्न एंड रिस्क। इन दोनों को आपको बैलेंस करना है। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? 2, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लॉन्ग टर्म को क्या बोलेंगे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एवरीबॉडी, profit maximization as an objective has certain disadvantages. एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज बहुत सिंपल है, अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को टारगेट कर रहे हो तो आपकी कंपनी सदियों तक चलेगी, कभी लॉस में नहीं है, तो कभी रुकने का काम ही नहीं है। कंपनियां रुकती क्यों है? बंद क्यों हो जाती है? लॉस। बट आपका टारगेट अगर सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी एटलीस्ट बंद नहीं होगी। आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ प्लांट, बाइंग अ मशीनरी, ये सब अचीव होते रहेंगे, आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट रहेगा तो। बट सिर्फ प्रॉफिट एज एन ऑब्जेक्टिव एक बहुत ही नैरो ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब एक कंपनी है सिर्फ प्रॉफिट कमा रही है इसलिए अच्छा है और सब कुछ बेस्ट है, जरूरी नहीं है। प्रॉफिट एज एन ऑब्जेक्टिव, द ओनली ऑब्जेक्टिव अगर आप बना रहे हो प्रॉफिट को, तो इट इज टू नैरो टू बी एन ऑब्जेक्टिव। मतलब आपकी सोच बहुत छोटी गिर रही है अगर आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने की बात कर रहे हो। उसके साथ साथ फिर क्या करना चाहिए? देखिए, प्रॉफिट इज टू नैरो टू बी एन ऑब्जेक्टिव। लास्ट पॉइंट में लिखा है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ये जो वर्ड है प्रॉफिट, ये एक वेग टर्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेग? अनक्लियर। ये वर्ड आपने जिंदगी में पहली बार लॉ में पढ़ा रहेगा, वेग, राइट? कॉन्ट्रैक्ट्स, वेग वगैरह, है ना? वेग मतलब अनक्लियर। तो जब हम प्रॉफिट बोलते हैं ना दोस्तों, यू आर नॉट क्लियर विच प्रॉफिट यू आर रेफरिंग टू। लेट मी गिव यू एग्जांपल। एफएम में कम से कम 7-8 टाइप के प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, देन प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स। ये सब तो वैरायटी ऑफ प्रॉफिट्स है। EBIT, EBT, EAT, ये सब इनके नाम है, शॉर्ट फॉर्म्स। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स लिखे जा सकते हैं एफएम के पेपर में, नो प्रॉब्लम। EBIT, EBT, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ EBIT? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सोचना पड़ेगा आपको और उस हिसाब से बना रहे हैं हम लोग। व्हाट इज EBT?
अर्निंग बिफोर टैक्स. व्हाट इज EAT? अर्निंग आफ्टर टैक्स. व्हाट इज NI? नेट इनकम अवेलेबल टू whom? सबको जाने के बाद, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको अकाउंट्स में EIS कुछ बोलते हैं आप. अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसी को FM में क्या बोलते हैं? नेट इनकम. क्या बोलते हैं बोलो? नेट इनकम. ओके. केस टू केस नेट इनकम डिफर होगा ऑब्वियसली, डिपेंडिंग ऑन कंपनी के पास प्रेफरेंसेस है नहीं है, डेट है नहीं है, टैक्स है क्वेश्चन में गिवन या नहीं है. इन सब फैक्टर्स के बेसिस पर आपका नेट इनकम डिपेंड करता है. क्वेश्चंस आएंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा. सिर्फ लिखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. विच प्रॉफिट यू वांट टू मैक्सिमाइज वो तो लिखा ही नहीं है. सो प्रॉफिट इटसेल्फ इज अ वेग टर्म. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन वर्ड भी वेग है. अगर बिजनेस आपका है तो आपके मुताबिक कितना प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा? 10, 20, 30%, 40%? सब्जेक्टिव है ना? सब्जेक्टिव है कि नहीं है? पूरी क्लास एक आंसर देने वाली है क्या ये क्वेश्चन का? तो फिर इसका मतलब मैक्सिमाइजेशन भी तो अनक्लियर हो गया. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, बट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना? कोई बोलेगा 20% रहेगा तो भी ठीक है सर. कोई बोलेगा 20% से क्या होता है सर? डबल होना चाहिए, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली आप कितने एग्रेसिव हो, आप कितना रिस्क लेते हो, आपको कैसे रिटर्न्स चाहिए, इसके बेसिस पर मैक्सिमाइजेशन ये वर्ड भी चेंज होता है पर्सन टू पर्सन. तो इनफैक्ट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो वेग, प्रॉफिट इज ऑल्सो वेग. तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है ना आपका, ये वेग है एक्चुअली, अनक्लियर है ये. सेकंड क्या लिखा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अटेम्प्टेड विथ रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व. आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट दुनिया का नियम क्या है? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स. कोई किसी के सर में जुनून बस चुका है कि बस हाईएस्ट प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? रिस्क भी हाईएस्ट लेगा ना. इसलिए यहां पर लिखा क्या है? इन रियलाइजेशन विथ रिस्क इन्वॉल्व. सोचो, पहले समझो कितना रिस्क इन्वॉल्व है, और उसके बाद ही आपका रिस्क लेना चाहिए. आपने सोच समझकर आपका रिस्क कैलकुलेट कर कर आपके प्रॉफिट को टारगेट करना चाहिए. डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है. मैक्सिमम प्रॉफिट विल अगेन गिव यू मैक्सिमम रिस्क. यू शुड टेक बैलेंस्ड रिस्क. ओके. देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स. ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनो, समझने में बहुत अलग है, इसलिए ध्यान दो. Profit maximization as an objective does not take into account time pattern of return. I will give you very simple example. Do you know Satyam company? Do you know Satyam scam? Every detail of it? नहीं पता? CA प्रशांत साड़ा YouTube चैनल. Like, subscribe, share. मैंने कल भी बोला, पूरी क्लास में से हार्डली 300 लोगों ने सब्सक्राइब किया. इतनी बड़ी क्लास है आपकी, सिर्फ 300 है ना? पहले से ही कर रखा है. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. क्योंकि कल मैंने जानबूझ के चेक किया बैच के पहले क्या रहेगा और बैच के बाद क्या रहेगा. इवनिंग, लेट इवनिंग में चेक किया 9 o'clock, और तब तक सिर्फ 300 का डिफरेंस हुआ था. एवरीडे चैनल में वैसे भी 100 लोग तो बाहर के ही आते. इसका मतलब आपकी क्लास में से सिर्फ 200 ही थे. कर दिया. सत्यम स्कैम के बारे में जानना चाहते हो तो देख लीजिए, वहां पर एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, उसमें मैंने पूरा बताया सत्यम स्कैम क्या हुआ था. 9,000 करोड़ का स्कैम था. सत्यम कंपनी जब ये स्कैम सामने आया था तब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी था. फंड्स कुछ भी नहीं. प्रॉफिट कहां है फिर? बुक्स में. कुछ समझ रहा है सर? प्रॉफिट बुक्स में तो पैसा कहां गया? आया ही नहीं. तो गया कहां फिर? दिस इज विंडो ड्रेसिंग. सर वो क्या होता है? अभी विंडो ड्रेसिंग मतलब ऊपरी दिखावा. मॉल, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के बाहर जो आपको अट्रैक्टिव ड्रेसेस दिखते हैं, आपको लगता है इधर जाके शॉपिंग करना चाहिए, अंदर जाते हो पता चलता है यही 4 ड्रेसेस ही अच्छे, बाकी कुछ अंदर अच्छा नहीं है. तो वो विंडो ड्रेसिंग था. सत्यम कंपनी की बैलेंस शीट वाज विंडो ड्रेस्ड. ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफैक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेर मैन्युपुलेटेड. एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेर मैन्युपुलेटेड. बुक्स में प्रॉफिट था,
कंपनी के पास एक्चुअल में कैश बैलेंस नहीं था। तो कहना है से इसका मतलब बुक में प्रॉफिट है तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहना जरूरी नहीं है। यस और नो? सर ऐसे कैसे हो सकता है? उसके लिए तो ऑब्वियसली तुमको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं गाइज। प्रॉफिट बुक्स में है बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। यस और नो? बट कैश एक्चुअल में तब आता है जब एक्चुअल मिल रहा है। तो कंपनी के पास कैश बैलेंस नहीं है, मगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट है, रिसीवेबल के तौर पे पैसा दिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई कंपनी में रिसीवेबल पैसा दिख रहा है, बुक्स में प्रॉफिट है, तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है। ये पॉइंट वही बोल रहा है, ये पॉइंट वही बोल रहा है कि डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न। इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे तो इसका मतलब टाइम पैटर्न से बराबर आपके पास पैसा भी आया रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट है तो बहुत पैसा है क्या? नहीं, प्रॉफिट एक्रूअल बेसिस पर बनता है दोस्तों। और सत्यम की क्या ही तो बात करें, पीडब्ल्यूसी ऑडिटर था, जो तुम में से शायद कुछ लोगों का तो ड्रीम रहेगा वहां पर आर्टिकलशिप करना है। उसी कंपनी के ऑडिटर थे वो लोग, जो 2 साल तक बार्ड हो गए थे फ्रॉम ऑडिटिंग एनी लिस्टेड कंपनी, फॉर योर इंफॉर्मेशन। और पीडब्ल्यूसी ऑडिटर रहने के बावजूद भी सत्यम कंपनी ने इस हद तक स्कैम किया था कि बैंक स्टेटमेंट्स तक का जाली बनाए गए थे। और ऑडिटर अपना ऑडिट कर रहे हैं, इधर 2.5 लाख आया क्या, इधर 2.5 लाख आया क्या, है ना, वाउचिंग। तो ऑब्वियसली मैनिपुलेशन कितने भी हद तक हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बुक्स में प्रॉफिट है तो जरूरी नहीं है कि आपके पैसे एक्चुअली रिसीव हुए हैं। ये पॉइंट वो बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है आपके बुक्स में अगर प्रॉफिट है तो जरूरी नहीं है कि आपको पैसे रिसीव हुए, आपके कैश बैलेंस बढ़े, बैंक बैलेंस बढ़े। शायद आपने प्रॉफिट रिसीवेबल बोलकर दिखाया है, डेटर से पैसा आना बाकी है, स्टॉक बहुत है, ऐसा किया रहेगा, बट रियल में ना स्टॉक है ना कोई डेटर है, सब जाली है। गॉट द पॉइंट? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना, इसका मतलब सपोज फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मेरा प्रॉफिट है 30 करोड़, तो इसका मतलब 30 करोड़ कैश आया रहेगा, जरूरी है क्या? कहने से इसका मतलब हार्डली 1-2 करोड़ कैश आया रहेगा, बाकी सब रिसीवेबल रह सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट फिर भी कितना दिखेगा? 30 करोड़। शायद माइनस में रहेगा, मतलब कुछ किसी से ऑफ बैलेंस शीट मैंने लोन लिया रहेगा। बैलेंस शीट में मैंने क्या दिखाया? मेरा पैसा है। पर्सनल अकाउंट में किसी से लोन लिया और बैलेंस शीट में दिखाया कि ओनर्स कंट्रीब्यूशन एज लोन। तो रियल में देखा जाए तो वो कंपनी में नेगेटिव बैलेंस है। और बुक्स में क्या दिख रहा है? प्रॉफिट। मेरा पैसा बुक्स में बढ़ रहा है, मेरे पास रियल में पैसा ही नहीं है। एवरीथिंग कैन बी मैनिपुलेटेड गाइज। प्रॉफिट लाना बुक्स में कौन सी बड़ी बात है? 31 मार्च को एंट्री पास करो। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20 करोड़ 20 करोड़। क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बढ़ गया 20 करोड़ से, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया 20 करोड़ से, क्रेडिट साइड भी 20 करोड़ पीएनएल के, नेट प्रॉफिट भी 20 करोड़ से बढ़ गया। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वो भी 20 करोड़ से बढ़ा है। और बैलेंस शीट टैली है बिकॉज एसेट साइड में डेटर खड़ा है 20 करोड़ का। टैली 1 मिनट में खड़े खड़े 20 करोड़ का प्रॉफिट आपके बुक्स में लाया मैंने। शेयर सब्सक्राइब हो गए, फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, लोग खुश है, अपने प्रॉफिट देख रहे हैं। अगले साल राइट ऑफ कर दो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 20 करोड़ 20 करोड़, खेल खत्म। कब प्रॉफिट आया और कब गया, सब ऑडिटर की मर्जी से हुआ। सही है कि नहीं? तो पैसा एक्चुअली आया था क्या, या पैसा एक्चुअली गया था क्या? टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न कुछ भी नहीं कंसिडर होता है। आपके बुक्स में प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब पैसा आना जरूरी नहीं है। बुक्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, इसीलिए तो सीएस का नाम आता है बहुत से फ्रॉड्स में, और वो नहीं होना चाहिए। तुम ऐसे ऑडिटर बनो जिसमें तुम कोई स्कैम का हिस्सा नहीं हो, इनफैक्ट तुम्हारी वजह से वो स्कैम सामने आना चाहिए लोगों के। पॉसिबल है ना? होगा कि नहीं? फिर ऑब्वियसली वी आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग।
ये बोला जाता है अपने को, मालूम है आपको? और कितने सारे ऐसे स्कैम्स हैं जिसमें बोला जाता है 2 सीए को अरेस्ट किया, इस सीए को अरेस्ट किया, ये हुआ वो हुआ। अच्छा लगता है क्योंकि वो स्कैम में इन्वॉल्व होते हैं या तो बेचारे फंसाए जाते हैं, उनको समझता नहीं है कि वो स्कैम का हिस्सा बन गए हैं। तो ऑब्वियसली आप तभी वो बच पाओगे जब आप खुद होशियार हो। और ऐसे और भी स्कैम के लिए आप एक्चुअली वीडियोस देखना चाहिए। कर ही लेते हैं सर सब्सक्राइब, है ना? बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नॉट सो इजी टू अचीव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वेरी इजी टू अचीव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नॉट इजी टू अचीव, बिकॉज वेल्थ कब मैक्सिमाइज होता है? शेयर वैल्यू बढ़ती है। शेयर वैल्यू कैसे बढ़ती है? चलो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। शेयर वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा देखते हैं। देखिए डिमांड सप्लाई से सब कुछ चलता है, आपको भी पता है। ये मेरे शेयर्स का डिमांड है, मेरे शेयर्स का ये सप्लाई है, यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये मेरे कंपनी का शेयर का भाव चल रहा है, ये मेरा क्वांटिटी इक्विलिब्रियम है। शेयर का भाव, ये जो पी प्राइस है, ये चल रहा है 2927 एग्जाम्पल है ये रिलायंस का प्राइस, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास है, ठीक है? और ये क्वांटिटी है। अब देखिए ये जो लास्ट के 4 लोग हैं ना, ये मेरी कंपनी के होनहार, वेल क्वालिफाइड, हाईली पेड डायरेक्टर्स है। हाईली पेड, वेल क्वालिफाइड क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। और सुनिए, इनको मैंने एज ओनर, मतलब अपन मोटा भाई हो गए, मैंने टारगेट दिया है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करो। शॉर्ट टर्म तो खैर अचीव हो ही जाएगा, रिलायंस से मतलब धंधे के लिए बना है, प्रॉफिट तो कमाने ही वाला है, राइट? गुजराती आदमी कमा ही लेगा कुछ ना कुछ करके, रिसेशन में भी कमाएगा। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना था, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था वेल्थ मैक्सिमाइज करना। ये 4 मेरे फाइनेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये फाइनेंस कंट्रोलर भी इसमें से वो 5th वन, ओके 5th वन तो ये हुई ना, हाँ लीडी फाइनेंस कंट्रोलर, ओके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनेंस कंट्रोलर, सबकी हमने ज्वाइंट मीटिंग ली और इनको टारगेट दिया कंपनी का वेल्थ बढ़ाना है, शेयर वैल्यू बढ़ाना है। ये सब लोग सोच रहे कि शेयर वैल्यू बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? क्या करोगे आप दिन रात सोच रहे हो कैसे बढ़ाओगे। एक्चुअली बोलता हूं मैं आपको, शेयर वैल्यू बढ़ाना इज नॉट अ जोक, बिकॉज कंपनी के कौन से फैसले से मार्केट क्या रिएक्ट करेगा ये भरोसा नहीं होता है। आप सब लोग शेयर होल्डर हो, सपोज ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, 1 महीना 2 महीने इन्होंने काम किया, पूरा 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 रिसर्च किया, और उसके बाद इन्होंने बोला सर शेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए हमारे पास एक तरकीब है सर, ठीक है? मैंने बोला आर यू श्योर? ये बोलते यस सर, कॉन्फिडेंस से एकदम, ठीक है? और मैंने बोला बताओ क्या आइडिया है आपके पास? इन्होंने बता दिया मुझे आइडिया क्या है। मैंने बोला आर यू श्योर ये आइडिया से हमारा शेयर वैल्यू बढ़ेगा? बोले सर 100% श्योर, मस्त हो जाएगा सर, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये शेयर वैल्यू कम से कम 3200 के ऊपर जाएगा सर, अब भी अनाउंसमेंट के तुरंत बाद। मैंने बोला ठीक है चलो एक काम करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करो, सभी शेयर होल्डर्स जो अपने सबको बुलाओ, और ये अनाउंसमेंट सबके सामने करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब लेंगे। तो यहां पर स्टेज सज चुका है, आप सब लोग जो हमारे शेयर होल्डर्स हो, अलग अलग देश के पार्ट्स से यहां पर मुंबई में आए हो, ये मुंबई में उनका हेड ऑफिस है, वहां पर ये मीटिंग हो रहा है, ठीक है? कोई गुजरात से आया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, बिहार, सब जगह से यहां तक पहुंचे। मेनली गुजरात की पब्लिक ज्यादा है, इन्वेस्टर तो गुजरात के ही ज्यादा होते भाई, और मुंबई के इन्वेस्टर तो है ही। अगर आप सच में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तक पहुंचे हो, इसका मतलब सबके पास तगड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा, तभी तो रेगुलर धंधे छोड़कर यहां तक पहुंचे हो। एक एजीएम के लिए सिर्फ सब आ गए, डोर्स क्लोज हो गए, ये सब लोग स्टेज पे है, और अब अनाउंसमेंट हो रहा है, ओके डोर्स क्लोज हो गए मतलब हॉल में आ गया, डोर क्लोज नहीं है बट हॉल में आ गए, मस्त एसी हॉल है, टकाटक एकदम दिखने के लिए खतरनाक एकदम। और अब
रिलायंस का अनाउंसमेंट करने के लिए हमारे लेडी सीएफओ, क्या नाम बताया आपने? जिया। जिया, जियान, ठीक है, कोई बात। हमारी सीएफओ मैडम क्या करती है, यहां पर अनाउंसमेंट करती है। ओके, तो आप गाना भी गाते हो? बढ़िया। नहीं, इन्वेस्टर्स के सामने गाना नहीं गाना है अपने को, ठीक है? तो सुनिए, गाना तो अपने बैच में वैसे भी नहीं होता है, इधर ध्यान दीजिए। व्हाट आई एम सेइंग कि ये अनाउंसमेंट करने के लिए यहां पर पहुंचे सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए, और तुम सब शेयर होल्डर्स हो, और लिटरल सेंस में सोचो आप शेयर होल्डर्स हो, और यहां पर एक धमाकेदार अनाउंसमेंट के लिए आप वेट कर रहे हो। और अनाउंसमेंट हुआ कि मैडम उठे, बोले, डियर शेयर होल्डर्स, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन रिलायंस फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, ब्ला 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 ब्ला। Because of this, our company achieved this target, this sales revenue, this profit before tax, profit after tax, etc., etc. Our P ratio increased from this to this. Our ranking increased. Our civil reports and everything. सब कुछ बोल दिया जो बोलना है बैकग्राउंड में। तुम सब लोग सोच रहे हो, वाह बढ़िया है, मुद्दे पे आओ, है ना? मेन क्या अनाउंसमेंट था भाई, जिसके लिए इतना ट्रैवल करके आए? तो आप वो बोलते हैं कि नाउ सिंस फ्रॉम सो मेनी इयर्स यू हैव बीन ट्रस्टिंग रिलायंस, इस आपके ट्रस्ट की वजह से रिलायंस इज नाउ डिसाइडेड दैट इट विल एंटर इनटू, रिलायंस इंडस्ट्रीज विल एंटर इनटू सॉफ्टवेयर बिजनेस. You trusted us when we entered jewelry business, when we entered electronic business, when we entered even the footwear business. Now it's the time that Reliance Industries is entering into the highly profitable business of information technology. ताली बजाओ भाई. लिटरली ये ताली बजाते वक्त मानो में आप अगर सच में आपके पास लाख शेयर है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 1.5 लाख है, किसी के पास 2 लाख शेयर है, रिलायंस के शेयर बोल रहा हूं मैं, जानते हो वेल्थ कितना हो रहा है वो, और ये ताली बजाते वक्त एक्चुअली कुछ लोग सोच रहे भाई ये क्या कर दिया, पागल हो गए ये लोग. जहां पे टीसीएस, विप्रो, राइट, अमेजॉन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है आईटी में, और रिलायंस को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है आईटी में, तो रिलायंस क्या कर लेगा भाई? तुरंत ये ताली बजाते बजाते ब्रोकर को मैसेज कर रहा है, रिलायंस बेच, रिलायंस बेच. होगा? कुछ लोग जो तूफान फैन रहते रिलायंस के, वो बोलते भाई क्या गजब है, वाह वाह वाह, अब तो हम लोग रिलायंस है, अब हम लोग आईटी में बहुत कमाने वाले हैं. हाँ, जो ओवर ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं रिलायंस के बारे में, ना लेफ्ट मालूम ना राइट मालूम, रिलायंस मालूम है बस, और इसलिए वो बोल रहे हैं कंप्लीटली रिलाय कर रहे हैं. और उन्होंने क्या कर दिया, ब्रोकर को मैसेज कर दिया, और रिलायंस और खरीद दे. और तोड़ मालिक वो कैटेगरी में जो अपन अभी बात कर रहे हैं, रिलायंस खरीद भाई, है ना, क्योंकि वो बहुत तोड़ फैन है रिलायंस के. एक्चुअली मोटा भाई के फैन है वो. होल्डिंग बहुत जबरदस्त है सर का, पोर्टफोलियो अपन ही मैनेज करते हैं सर का. तो रिलायंस खरीद बोल रहे वो. और कुछ लोग जो बीच में बैठे हैं इन दो कैटेगरी के, इनको कुछ नहीं मालूम क्या हुआ, ये बस ताली बजा रहे क्योंकि बाकी लोग बजा रहे. फिर वो दरवाजे के बाहर देख रहे कि नाश्ते खाने के लिए क्या है भाई, ढोकला है क्या, कुछ चटनी वटनी रखी है क्या साथ में, स्वीट में क्या है, बस. अब मुझे बोलो ऑनेस्टली, ये 3 कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर रहेंगे. जो फर्स्ट कैटेगरी रहेगा उसकी वजह से रिलायंस का ये डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम में शेयर्स का सप्लाई बढ़ेगा या गिरेगा? डिमांड बोलो, डिमांड, सप्लाई क्या बोल रहे हो? डिमांड बढ़ेगा या गिरेगा? एवरीवन, रिलायंस का डिमांड जो है वो फॉलो हो जाएगा. D1. ये इतने सारे इन्वेस्टर, कितने लोग इधर हाथ ऊपर करो, मैं थोड़ा इसको ड्रॉ करने के पहले पूछ लेता हूं, कितने लोग वो कैटेगरी में जो बोलेंगे रिलायंस बेच भाई? आईटी बिजनेस में वैसे भी विप्रो है, टीसीएस है, बहुत है, केपीआईटी है, बिरला सॉफ्ट है, अमेजॉन है, ये रिलायंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बेचो. ठीक है, ओके, ठीक है, आप भी देख लो कितने लोग हाथ ऊपर किए थे.
ठीक है, अब इसकी वजह से ये डिमांड जो है ये पीछे आ जाएगा, गिर जाएगा डिमांड, करेक्ट? या चलो एक काम करते हैं, इनकी वजह से सप्लाई बढ़ा देते हैं, इन्होंने बेचा ना तो इनकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर बाइंग इट? कितने लोग ऐसे रहेंगे जो ये अनाउंसमेंट के बाद बाय करेंगे? इन्फ्लुएंशियल बायर को देख के बाय मत करो, इन्फ्लुएंशियल बायर को देख के बाय मत करो। ये मोटा भाई के राइट हैंड रहते, ये इनका सेटिंग रहता मोटा भाई के साथ डायरेक्टली। बोलो ऑनेस्टली बोलो, कितने लोग बाय करने वाले? भाई तो बाकी लोग क्या नाश्ता ठूसने आए क्या इधर? तो बाइंग के लिए इतने कम लोग हैं, तो आप बोलिए जो लोगों ने बाय बोला है उनकी वजह से डिमांड बढ़ेगा? डिमांड मगर सिर्फ इतना सा बढ़ा दोस्तों, क्योंकि लोग कम थे, डिमांड इतना सा बढ़ा और सप्लाई ज्यादा बढ़ा। न्यू डिमांड न्यू सप्लाई का इंटरसेक्शन थोड़ा नीचे हुआ इधर E1, और मेरे हाईली पेड डायरेक्टर्स CFO, नया प्राइस P1 2800 के नीचे जा रहा है। शेयर वैल्यू बढ़ाने बोली थी आपको, शेयर वैल्यू बढ़ाने बोली थी। और जो लोग बीच वाले, वो जो नोट टाली से बजाने वाले लोग हैं, बस बाकी कुछ नहीं कर रहे, ये लोग क्या कर रहे मालूम है? ये लोग ना शेयर बाय कर रहे ना शेयर बेच रहे, बस नाश्ता टूसेंगे चले जाएंगे। अब आप बोलो इनकी वजह से डिमांड सप्लाई कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। तो प्राइस जो है वो यहाँ आ रहा है 2800 पर, जबकि ऑनेस्टली ये लोगों ने बहुत दिन रात काम करके आईटी बिजनेस का स्टडी कर कर आईटी बिजनेस का मॉडल रेडी किया, बट इतनी अच्छी न्यूज के बावजूद भी तुम लोगों ने शेयर वैल्यू गिरा दिया। कौन से डिसीजन से शेयर वैल्यू बढ़ेगा और कौन से डिसीजन से शेयर वैल्यू गिरेगा? आर वी अवेयर अबाउट इट? नो, क्लियर रिलेशनशिप नहीं है, एंड देयर क्रिएट्स मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं ये एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने का है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बट इनको समझता ही नहीं कि वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होगा, क्योंकि कौन से फैसले से शेयर्स लोग बाय करेंगे और कौन से फैसले से शेयर्स लोग बेचेंगे, नथिंग कैन बी डिटरमाइंड। रियल वर्ल्ड में भी ऐसी होता है। एक कंपनी है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, रिजल्ट्स जिस दिन आए ना उस दिन शेयर वैल्यू गिरती। यस, आप लोग हैरान हो रहे होंगे बट फैक्ट है ये। रीजन बहुत सिंपल है, रिजल्ट्स अच्छा होने वाला है ये पहले से लोगों को पता चल जाता है, और रिजल्ट के 4 दिन पहले या हफ्ते भर पहले ही शेयर वैल्यू बढ़ जाता है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ये रिजल्ट को देख के कुछ लोग और बाय करते, और जिन लोगों ने पहले बाय किया था वो लोग सेल कर देते। तो वो बड़े क्वांटम वाले लोग जब सेल करते तो शेयर वैल्यू वापस नीचे आ जाता है। दिस हैपेंस। एवरीवन अंडरस्टूड? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्लियर? ओके, अब तक आपको लग रहा होगा एफएम थ्योरी है। कल का स्टार्टिंग से ही हम लोग एफएम का प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। जिन लोगों के नोट्स नहीं आए टेंशन मत लो, आ जाएंगे।